एपिसोड 81 टू 90। एकांश अवनी को पानी पिलाने के बाद कहता है, चांद क्या तुमने अपनी मेडिसिन ली थी? अवनी ये सुनकर अपनी गर्दन झुकाकर बैठ जाती है। ये देखकर एकांश गुस्से से खड़ा होता है और अलमीरा से अवनी की दवाएं निकालकर उसके सामने करते हुए कहता है, लो जल्दी पहले मेडिसिन लो। अवनी भी बिना किसी ड्रामा के अपनी दवाई खा लेती है। उसके बाद एकांश उससे कहता है, अगली बार से बिना मेरे पूछने से पहले ही तुम अपनी मेडिसिन लोगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें तीनों टाइम ही सैलेड दिया करूंगा खाने के लिए। अवनी जब से सुनती है तो मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, नहीं मिस्टर डेविल, आगे से मैं आपके कहने से पहले ही अपनी दवाई ले लूंगी, बस आप मुझे तीनों टाइम ये घास फूस मत देना। एकांश ये सुनकर अपनी आंखें छोटी करते हुए अवनी से कहता है, उसे घास फूस नहीं हेल्थी खाना कहते हैं। अवनी मुंह बनाते हुए कहती है, तो फिर आप ही खाइए अपना हेल्थी खाना, मुझे नहीं खाना। एकांश उसे देखकर ना में अपना सिर हिला देता है और फिर कहता है, तुम यही आराम करो, नीचे आने की जरूरत नहीं है। अवनी किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह हाँ में अपना सिर हिला देती है, जिसे देखकर एकांश रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही अवनी बेड से उठी है और एकांश के लगेज में छुपाए हुए अपने चिप्स कुरकुरे के 2 पैकेट निकालकर बेड पर बैठकर उन्हें खाने लगती है। शाम का टाइम, आज मेहंदी और संगीत दोनों होने वाले थे। आराध्या इस वक्त हॉल में ही बैठी हुई थी और उसके हाथों पर अवनी और जिया खुद मेहंदी लगा रहे थे। दिशा अब काफी हद तक ठीक हो गई थी। अब उसने एक लहंगा पहना हुआ था और दुपट्टे को साइड में पिन किया हुआ था। इस वक्त वो हॉल के बीचों बीच खड़ी हुई एकांश को देख रही थी और साथ में डांस भी कर रही थी। उसके आसपास 34 लड़कियां और खड़ी होकर डांस कर रही थी। हम मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुडिया दे नाल। बहुत स्वीट है मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुडिया दे नाल। बहुत स्वीट है। अवनी उसे डांस करता देख मन में कहती है, लगता है इसे पता नहीं है कि मिस्टर डेविल स्वीट नहीं कड़वे है, और वो तो सिर्फ मेरे साथ ही स्वीट है और अपनों के साथ, वरना मैं उन्हें डेविल ऐसे ही नहीं कहती। अगर एक बार एकांश का गुस्से वाला रूप देख लेगी ना तो अभी स्वीट से म्यूट हो जाएगी ये चुहिया कहीं की। ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है, वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल। तू बड़ी तेज कटारी है, शगन तेरी की लगन तेरी की, हमने कर दी तैयारी है। नचदे ने सारे रलमिल के अज हिलजुल के ले सारे के सारे नजारे। नचदे ने सारे रलमिल के अज हिलजुल के ले सारे के सारे नजारे। खसमा नू खाने हडीपा 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 हडीपा, हल्लू बड़े करार करम ना लालू बड़े करार। आहा चद चद के चौबा, करम नाल स्वीटू आजा मारे। आहा हल्लू बड़े करार, करम ना लालू बड़े करार। आहा चद चद के चौबा, करम नाल स्वीटू आजा मारे चक दे। इस गाने की लाइन सुनते ही विनी, विशाल और अविनाश भी हॉल में आकर डांस करने लगते हैं। अविनाश ये सारी लाइंस आराध्या की ओर देखते हुए बोलता है, जिससे आराध्या शर्मा कर अपना चेहरा नीचे कर लेती है। मुंडे प्लेंटी मेरे लेई हो गए सेटी, ओ तेरे लेई हो गए सेटी। तेरे लेई हो गए सेटी, तेरे लिए मैं सेट हूं इस बात की गारंटी। हाय पर फूल वूल करने में कूल तो बड़ी तेज कटारी है। सेहरा बांध कूद फांद तुझे ले जाना इस बारी है। अवनी आराध्या को शर्माते हुए देखती है तो धीरे से कहती है, आराध्या फिक्र मत करो, जाओगी तो तुम हमारे ही साथ। अब तो अविनाश भाई ने अपने दिल का हल भी तुम्हें गाने के थ्रू बता दिया है। आराध्या ये सुनकर स्माइल करने लग जाती है। तभी जिया कहती है, आराध्या तुम्हारे हाथ पर नाम लिख दिया है मैंने अविनाश जीजू का, लेकिन किसी को तभी ही दिखाई देगा जब कोई गौर से देखेगा। कहते हुए जिया आराध्या के हाथ की ओर इशारा करती है जहां पर उसने अविनाश का नाम लिखा था। ये देखकर तो आराध्या के फेस पर बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। नचदे ने सारे रलमिल के अज हिलजुल के ले सारे के सारे नजारे। नचदे ने सारे रलमिल के अज हिलजुल के ले सारे के सारे नजारे। खसमा नू खाने आहा 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 आहा, जोर जोर से शोर कर डीजे गान बजाने आ, रुठड़े रुठड़े जिजा फुफर, हमने सारे मनाने हाँ। जोर जोर से शोरवा कर दीजे गान बजाने आ, रुटड़े रुटड़े जिजा फुफर, हमने सारे मनाने हाँ। पर फूल वूल करने में कूल तो बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी की लगन तेरी की, हमने कर दी तैयारी है। नच देने सारे नच देने सारे नच देने सारे रलमिल के आज हिल डुल के ले सारे के सारे नज़ारे। नच देने सारे रेलमिल के आज हिल डुल के ले सारे के सारे नज़ारे। नच देने सारे नच देने सारे। खसमा नू खाने सभी ही संगीत और मेहंदी की रस्म पूरा होने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आराध्या तो बेचारी भूख के मारे उछल कूद रही थी। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसकी मेहंदी अभी सूखी नहीं थी और वो रूम से बाहर भी नहीं जा सकती थी। वो गुस्से से कहती है, हद है, होने वाली दुल्हन यहाँ भूखी बैठी है, लेकिन किसी को मेरी परवाह है ही नहीं। यहाँ पेट में चूहे भी भूख के मारे मर गए होंगे।
तभी आराध्या के रूम का डोर खुलता है और अविनाश खाने की एक प्लेट लेकर अंदर आता है और दरवाजे को अपने एक हाथ से लॉक कर देता है। आराध्या जैसे ही उसे देखती है वो बेड पर चढ़कर चौकड़ी मारकर बैठ जाती है और कहती है, अभी जल्दी से मुझे खाना खिलाए, मुझे बहुत भूख लगी है। अविनाश ये सुनकर जल्दी से बेड की ओर आता है और फिर प्लेट आराध्या के सामने रखकर खुद भी बेड पर बैठ जाता है और आराध्या को अपने हाथों से खिलाने लगता है। आराध्या खाना खाते हुए कहती है, अभी कल का क्या प्लान है, क्या मेरे शादी आपसे नहीं होगी? अविनाश उसे खाना खिलाते हुए कहता है, क्यूटी तुम ज्यादा मत सोचो, कल जो होगा देखा जाएगा और तुम्हारी शादी तो मुझसे ही होगी, बाकी अब तुम मुझसे कुछ मत पूछो और खाना खाओ। आराध्या ये सुनकर चुप हो जाती है और चुपचाप खाना खाने लगती है। अविनाश उसे खाना खिलाकर प्लेट साइड में रख देता है और फिर आराध्या के हाथों को अपने हाथ में लेकर उसकी मेहंदी में अपना नाम ढूंढने लग जाता है। आराध्या ये देखकर कहती है, ढूंढिए ढूंढिए, अभी जिया दी ने बहुत ही छुपाकर आपका नाम लिखा है। अविनाश, लेकिन मैं फिर भी अपना नाम ढूंढ ही लूंगा। लगभग 15 मिनट बाद आराध्या की मेहंदी देखकर अविनाश ने उसके हाथों में अपना नाम ढूंढ ही लिया था। फिर आराध्या थोड़ी देर बाद अपने हाथों की मेहंदी धोकर आ जाती है और अपनी रची हुई मेहंदी अविनाश को दिखाने लगती है। अविनाश उसके हाथों पर किस करता है और फिर उसे अपनी बाहों में भरकर लेट जाता है और फिर दोनों ही एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लग जाते हैं। इधर एकांश अवनी को थोड़ी देर बाहर वॉक करवा कर लेकर आता है और फिर रूम में आकर अवनी से कहता है, जाओ पहले तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं हो जाऊंगा। अवनी मुंह बनाते हुए कहते हैं, मिस्टर डेविल प्लीज आप ही मुझे नहला दीजिए ना, मैं बहुत थक गई हूं। एकांश उसे घूरता हुआ कहता है, चांद तुम सिर्फ 10 मिनट वॉक करके आए हो और उसी में तुम इतना थक गई हो। अवनी, मैं थोड़ी ना थकी हूं, आपका बेबी थका है, आप प्लीज नहला दो ना। एकांश ये सुनकर ना में अपनी गर्दन हिला देता है और अवनी को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है और उसके कपड़ों को रिमूव करके अपने भी कपड़े रिमूव कर देता है और पहले उसे अच्छे से नहलाने लगता है। वहीं अवनी जब एकांश को नेक्ड देखती है तो उसके दिल में अरमान जागने लगते हैं। वो अपनी मदहोश भरी नजरों से एकांश को देखने लगती है और उसके खुले सीने पर अपने हाथ बड़े ही सिडेक्टिव वे में चलाने लगती है। एकांश ये देखकर कहता है, चांद स्टॉप इट, लेकिन अवनी एकांश को उकसाने के लिए जानबूझकर उसके प्राइवेट पार्ट पर अपना हाथ रखकर उसे सहलाने लगती है। ये होते ही एकांश के मुंह से आह निकल जाती है और वो अब अवनी के उस हाथ को पकड़कर अपने प्राइवेट पार्ट से हटाता है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर की ओर उठकर उसके सिर के ऊपर कर देता है और झट से उसके होठ पर अपने होठ रख देता है और बहुत ही पैशनेट होकर उसे किस करने लगता है। अवनी भी एकांश की किस में उसका साथ देने लगती है। लगभग 20 मिनट बाद एकांश अवनी को छोड़ता है और फिर धीरे धीरे उसके पूरे शरीर पर किस करने लगता है। कुछ ही पल में वॉशरूम में चारों ओर अवनी को सिसकियों की आवाज आ रही थी। हालांकि अभी एकांश ने उसके अंदर एंटर नहीं किया था, वो बस उसके सीने और शरीर पर किस और बाइट कर रहा है। थोड़ी ही देर बाद एकांश अवनी को उठाता है और उसके पैरों को अपनी कमर के इर्द गिर्द कर लेता है और फिर एक झटके में अवनी के अंदर एंटर कर जाता है, जिससे अवनी की आह निकल जाती है। उसके बाद एकांश धीरे धीरे अपनी मूवमेंट करता है और वक्त के साथ साथ अवनी और एकांश की सिसकियां तेज हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को प्लेजर देने लगते हैं। तकरीबन 2 घंटे बाद वो दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं, लेकिन उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। दोनों ही एक दूसरे को किस करते हुए वॉशरूम से बाहर आते हैं और बेड पर गिर जाते हैं। एकांश अवनी के पूरे शरीर पर एक बार फिर अपने हाथ चलाने लगता है और उसे किस करते हुए ही एक बार फिर उसमें एंटर कर जाता है। दोनों ही पसीने में लथपथ हो चुके थे, मगर दोनों में से ही कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था। प्रेगनेंसी में अवनी को अब ज्यादा ही रोमांस करने की तलब हो रही थी, जिसे समझकर एकांश पूरा कर रहा था। एकांश भी अवनी को होठ पर किस करता तो कभी उसके चेहरे पर और उसके शरीर पर वाइल्ड होकर किस कर रहा था, लेकिन जब अवनी के पेट पर किस करने की बारी आती है तो एकांश बहुत ही सॉफ्टली होकर अवनी के पेट पर किस करता है। ये देखकर अवनी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगती है। वही दिशा उन दोनों के रूम में बाहर खड़ी हुई गुस्से से दरवाजे को घूर रही थी, क्योंकि उसने कान लगाकर अंदर की आवाज सुन ली थी, जिनसे वो साफ साफ समझ गई थी कि अंदर क्या चल रहा है। वो गुस्से से पैर पटकते हुए अपने रूम में जाती है और दरवाजे को बंद करके गुस्से से अपने रूम में सामान को फेंकने लगती है और कहती है, अवनी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम मेरे एकांश के इतना करीब कैसे जा सकती हो? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारी सांसें ही छीन लूंगा, उसके बाद सिर्फ मैं और एकांश, कहते हुए पागलों की तरह जोरों से हंसने लगती है। इधर विशाल और विनी के रूम का माहौल भी आज कुछ ज्यादा ही गर्म था। विनी इस वक्त विशाल के ऊपर लेटी हुई थी और उसकी शर्ट के बटन खोलकर उसके सीने पर अपने होठों के निशान छाप रही थी और साथ में बाइट भी कर रही थी।
जिससे विशाल अपनी आंखें बंद किए हुए उसे फील कर रहा था और वो उसकी कमर पर अपने हाथ चला रहा था। विनी थोड़ी देर बाद विशाल से थोड़ा अलग होकर अपनी पहनी हुई टी शर्ट निकाल देती है, जिससे वो विशाल के सामने हाफ नेक्ड हो जाती है। विशाल ये देखकर उसे पलट लेता है और अपने नीचे करके उसके सीने को दबाने लगता है और उस पर बाइट और किस करने लगता है और अपने एक हाथ को नीचे ले जाकर विनी के शॉर्ट उतारकर उसके प्राइवेट पार्ट में अपनी 2 उंगलियां डाल देता है, जिससे विनी के मुंह से आह निकल जाती है। विशाल विनी के सीने पर किस करता हुआ अपनी उंगलियों की मूवमेंट करने लगता है, जिससे विनी आह आह उम्म आह उफ की सिसकियां निकलने लगती है, जिसने विशाल और मदहोश होकर अपनी मूवमेंट तेज कर देता है। लगभग 20 मिनट बाद विशाल विनी के प्राइवेट पार्ट से अपनी उंगलियां निकालता है और विनी को अपनी मदहोश नजरों से देखता हुआ अपनी उन 2 उंगलियों को अपने मुंह में भर लेता है और उन्हें चूमने लगता है। विनी ये देखकर अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। विशाल ये देखकर विनी के कान में कहता है, योर टेस्ट इज सो डिलीशियस बेबी, और उसके कान पर बाइट कर लेता है, जिससे विनी को धड़कने तेज हो जाती है और वो अपनी आंखें खोलकर विशाल को देखने लगती है। विशाल उसे देखता हुआ खुद भी पूरा नेक्ड हो जाता है और विनी के प्राइवेट पार्ट पर अपने होठ रखकर वहां जीभ से सक और लीक करने लगता है, जिससे विनी विशाल के बालों में अपने हाथ चलाने लगती है। लगभग 20 मिनट बाद सिचुएशन ये थी कि विशाल अब बेड पर लेटा हुआ था और विनी उसके प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में लेकर फील कर रही थी, जिससे विशाल के माथे पर पसीना भी आ गया था। कुछ पल बाद जब विशाल से कंट्रोल नहीं होता तो वो विनी को अपने नीचे करता है और उसमें एंटर कर जाता है, जिससे विनी की आह निकल जाती है। कुछ ही पलों में उनके रूम से भी सिसकियों की आवाज आने लगती है। लगभग 1.5 घंटे बाद विशाल विनी से अलग होता है और उसके सीने पर अपना सिर रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। कुछ ही पल बाद वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आराध्या के घर में सुबह सुबह बहुत चहल पहल हो रही थी। कई नौकर घर को सजा रहे थे तो कुछ औरतें भी साथ में शादी की रस्मों की बात कर रही थी। चारों तरफ फूलों की माला लगाई हुई थी। हरिनाथ और विजय सारे मेहमानों के खाने पीने का प्रबंध कर रहे थे। वही कल्पना और दिशा तो आज मिलकर अवनी को सबक सिखाने का प्लान बना रही थी। और इन सब से अनजान हमारी प्यारी अवनी तो बस हॉल में चारों तरफ घूम घूम कर अपनी फोटोज क्लिक कर रही थी और एकांश बस उसे खड़ा हुआ देख रहा था। उसके साथ साथ विशाल और जीवन भी खड़े थे और वो सभी इस शादी को नाकामयाब होने की प्लानिंग को अंजाम देने वाले थे। एकांश ने अपने कुछ बॉडीगार्ड को सरपंच के घर उनका भेष बदलवाकर भेज दिया था। अब आगे वो क्या करने वाले हैं ये तो वही जाने। कुछ देर बाद हॉल के बीचों बीच मंडप तैयार हो चुका था और आराध्या भी अपने कमरे में दुल्हन का जोड़ा पहने हुए तैयार बैठी थी। वो सुबह से ही अविनाश को देखना चाहती थी, मगर अविनाश उसके उठने से पहले ही उसके रूम से बाहर चला गया था और तब से लेकर अब तक वो एक बार भी आज आराध्या के सामने नहीं आया। ना ही किसी और ने सुबह से उसे देखा था। वो बिना किसी को बताए घर से सुबह ही निकल गया था। अब ये तो वही जाने कि वो कहाँ गया और कहाँ नहीं। हॉल ने अवनी इस वक्त थक हार कर चेयर पर बैठ गई थी। एकांश अब उससे वहां पर नहीं था। वो फोन पर किसी से बात करता हुआ बाहर की ओर चला जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है दिशा की मां कल्पना अवनी के पास आती है और मधुर आवाज में कहती है, बेटा अवनी, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? अवनी जी कहिए आंटी। कल्पना, बेटा स्टोर रूम में कुछ सामान रखा हुआ उसे बाहर निकलवाने ने, प्लीज मेरी हेल्प करवा दो। अवनी ये सुनकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है और उठकर कल्पना के पीछे चली जाती है। कल्पना ये देखकर आगे चलती हुई एक तिरछी स्माइल करने लगती है। जैसे ही वो अवनी को स्टोर रूम में लेकर जाती है उसके हाथों में सामान थी देती है, जो कि एक बड़ा सा बॉक्स था, और कहती है, बेटा इसे नीचे लेकर चली जाओ। अवनी ये सुनकर रूम से बाहर की ओर जाती है और बॉक्स को उठाती हुई बाहर की ओर जाने लगती है। वहीं दिशा सीढ़ियों के ऊपर खड़ी हुई एक तिरछी स्माइल करती है। उसके हाथ में इस वक्त तेल की बोतल थी, जिसमें से आधा तेल उसने पहली सीढ़ी पर गिरा दिया था। तभी उसकी नजर अवनी पर पड़ती है जो उस ओर हो आ रही थी। ये देखकर वो जल्दी से एक रूम में घुस जाती है और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अवनी को देखने लगती है। इधर अवनी आते हुए जैसे ही पहली सीढ़ी पर अपना पैर रखती है उसका पैर तेल पर फिसल जाता है, जिससे बॉक्स उसके हाथ से गिर जाता है और जैसे ही वो भी गिरने वाली होती है उससे पहले ही एकांश उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है और गिराने से बचा लेता है। एकांश जो अभी अभी बाहर से ही आया था, जैसे ही अवनी को बॉक्स लेकर उतरते हुए देखता है वो अपने लंबे कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ाने लगता है और जब वो अवनी को गिरते हुए देखता है तब वो झट से आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है। अवनी जब देखती है कि वो गिरी नहीं है तो वो अपनी आंखें खोलकर एकांश को देखती है और उसे देखकर डर से अपना थूक गटक लेता है। उसे लगा अब एकांश उसे डांटेगा।
मगर एकांश उसे अच्छे से खड़ा करता हुआ उसे अच्छे से चेक करते हुए कहता है, चांद तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई, और किसने कहा था तुमसे ये सामान उठाने के लिए मना नहीं कर सकती थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। कहते हुए एकांश अवनी को झट से गले लगा लेता है। वहीं दरवाजे से दिशा ये सब देख रही थी। जब उसे अपना प्लान फेल होते नजर आया तो गुस्से से अपने दांत भींच लेती है। वहीं एकांश अवनी से दूर होकर उसे एक बार फिर से देखने लगता है और तभी उसकी नजर नीचे पड़े हुए तेल पर जाती है, जिसे देखकर एकांश की आंखें छोटी हो जाती है और वो चारों ओर अपनी नजरें घुमाकर देखता है। तभी उसकी नजर दिशा पर पड़ती है जो दरवाजे से अवनी की ओर देख रही थी। उसे देखकर एकांश जल्दी से अपनी नजरें फेर लेता है और अवनी को गोद में उठाकर खुद ही उसे नीचे के आता गई और एक चेयर पर बिठाकर उसके लिए जूस मंगवा देता है। अवनी वहां बैठकर मुंह बनाते हुए जूस पीने लगती है और एकांश भी उसके पास ही बैठ जाता है और वहां बैठकर अपने फोन में किसी को कुछ मैसेज कर देता है। थोड़ी जी देर बाद दरवाजे पर बारात आकर खड़ी हो जाती है। दूल्हे के चेहरे पर शेरा बंधा हुआ था जिससे कोई उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। सुलोचना जी ऐसे ही उसकी आरती करती है और फिर मंडप में उसे ले जाकर बिठा देते हैं। पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर कहते हैं कन्या को बुलाए। ये सुनकर जैसे ही अवनी चेयर से उठने वाली होती है, एकांश झट से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, चांद तुम यहीं बैठी रहो, आराध्या को जिया और विनी के आएंगे। अवनी ये सुनकर चुपचाप बैठ जाती है और जिया और विनी आराध्या को उसके रूम के लेने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों रूम में पहुंचते हैं, आराध्या उन दोनों को देखकर चेयर से खड़ी होती है और कहती है, दी अविनाश किधर है, मैंने उन्हें सुबह से नहीं देखा है। जिया उदास मन से, देखा तो मैंने भी नहीं है आराध्या, अविनाश भाई को सुबह से। ये सुनकर आराध्या की आंखों में पानी आ जाता है। विनी ये देखकर उससे कहती है, आराध्या घबराओ मत, भाई ने जरूर कुछ ना कुछ प्लान सोच रखा होगा, तुम बस चलो, अभी नीचे पंडित जी बुला रहे हैं तुम्हें। कहते हुए विनी आराध्या के चेहरे पर घूंघट कर देती है और फिर विनी और जिया उसे बाहर ले जाते हैं और मंडप में बिठा देते हैं। वहीं सरपंच बहुत ही शान से चेयर पर बैठ जाता है और सामने हुई रस्मों को देखने लगता है। थोड़ी ही देर बाद शादी की सारी रस्में पूरी हो जाती है, जिसे देखकर आराध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर पंडित जी लास्ट में कहते हैं, ये शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुई, अब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। आराध्या जैसे ही ये सुनती है उसका रोना और तेज हो जाता है, मगर बाकी की टोली ये सब नज़ारा बिल्कुल शांत होकर देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये अंधी से पहले आने की शांति है। जैसे ही दुल्हा दुल्हन आशीर्वाद लेने के लिए अपनी जगह से खड़े होते हैं, उसी वक्त एक आवाज आती है, ये शादी नहीं हो सकती। जब सब ये आवाज सुनते हैं तो उस ओर देखने लगते हैं तो पाते हैं कि सौरभ वहां बहुत ही बुरी हालत में खड़ा है। उसके चेहरे पर इस वक्त चोटों के निशान थे और वो बहुत बुरी तरह से हौंफते हुए अंदर आता है। सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। कल्पना बोलती है, अगर आराध्या को शादी सौरभ से नहीं हुई है तो किससे हुई है, आखिर इस सेहरे के पीछे कौन है। जैसे ही सब ये सुनते हैं, अब सब दूल्हे की ओर देखने लगते हैं। ये देखकर और सुनकर तो अब आराध्या भी अपने चेहरे से पल्लू हटा लेती है और अपने साइड में खड़े दूल्हे के सेहरे को एक झटके में उतारकर साइड में फेंक देती है। और जैसे ही वो दूल्हे का चेहरा देखती है, उसके चेहरे पर एक अनकही खुशी आ जाती है। लेकिन जब सरपंच और बाकी गांव वाले उसका चेहरा देखते हैं तो उनके चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा आ जाता है। दूल्हे और कोई नहीं बल्कि अविनाश था और असली दूल्हे को एकांश के बॉडीगार्ड्स ने किडनैप कर लिया था। मतलब सौरभ को उसके घर से ही किडनैप कर लिया और उसके बाद अविनाश ने उसकी जगह ले ली। हरिनाथ गुस्से से अविनाश की ओर जाते हैं और जैसे ही उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाते हैं, उसी वक्त एकांश बीच में आकर उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अंकल आपके लिए अच्छा होगा पहले आप पूरी सच्चाई जान ले। हरिनाथ गुस्से से अपना हाथ झटकर कहते हैं, सच्चाई मेरी नजरों से सामने है, तुम्हारे इस दोस्त ने धोखे से मेरी बेटी से शादी की है। अविनाश, हाँ की है धोखे से शादी आपकी बेटी से, क्योंकि प्यार करता हूं मैं इससे और अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता मैं, इसीलिए कर ली मैंने शादी। तभी दिशा सबके बीच आकर मासूम बनकर बोलती है, चाचा जी ये वही लड़का है जिसके घर आराध्या बिना किसी रिश्ते के रह रही थी। ये लड़का ही आराध्या की मासूमियत का फायदा उठा रहा था और मुझे तो ये भी लगता है जरूर इन सब में इस लड़के का कोई लालच है, ये आराध्या को यूज करके शायद उसे बेच। चटाक दिशा बोल हो रही थी कि तभी पूरे हॉल में थप्पड़ की आवाज गूंज उठती है, जो किसी और ने नहीं आराध्या ने उसे मारा था, जिससे दिशा का चेहरा एक तरफ झुक गया था। वो अपनी गुस्से भरी नजरों से आराध्या को देखने लगती है।
और कुछ कह पाती उससे पहले ही आराध्या गुस्से से उसे कहती है, मेरी मासूमियत का फायदा इन्होंने नहीं आपने उठाया था। आपने क्लब में मुझे अपने फ्रेंड की हवस पूरी करने के लिए भेजा था। अगर उस दिन अभी नहीं होते तो मैं अपना सब कुछ क्यों देती। आपका फ्रेंड जब मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था तब अभी ने ही मेरी इज्जत लूटने से बचाई थी। जैसे ही सब ये सुनते हैं दिशा की ओर देखने लगते हैं। दिशा गुस्से से कांपते हुए आराध्या को देखने लगती है और अपनी आंखों में मगरमच्छ के आंसू लेकर कहती है, देखा चाचा जी, इस लड़के ने हमारी आराध्या को झूठ बोलना भी सिखा दिया है। अब ये खुद को बचाने के लिए कैसे मुझ पर इल्जाम लगा रही है। सुलोचना जब ये सुनती है तो वो आराध्या के पास आती है और उसके हाथ को पकड़कर कहती है, आराध्या, दिशा तुम्हारी बड़ी बहन है, वो तुम्हारे साथ ये सब क्यों करना चाहेगी। आराध्या रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ मैं सच कह रही हूँ, इन्होंने सच में मेरे साथ ये सब किया है और उसी रात को अविनाश जी ने मुझे बचाया था, इसीलिए मैं उनके घर गई थी क्योंकि मुझे उनके साथ बहुत सेफ फील हुआ था। तभी सरपंच गुस्से से कहता है, बंद करो अपना ये रोना धोना, मुझे ये बताओ मेरे बेटे की ये हालत किसने की है। एकांश एक तिरछी स्माइल के साथ बड़े ही एटीट्यूड से कहता है, मैंने की है। वैसे हालत तो इसको और बेकार करनी थी, मगर इस पर थोड़ा रहम खाकर इसे आजाद कर दिया ताकि आप सब इसके लक्षण देखकर इसे और मार सके। कहते हुए एकांश विशाल को कुछ इशारा करते हैं। विशाल ये देखकर सबको ही कुछ फोटोज दिखाने लगता है जिनमें कुछ विनी की अलग अलग लड़कों के साथ तस्वीर थी, जिनमें वो कुछ के साथ किस कर रही थी और कुछ के साथ एक बेड पर चादर में लिपटे लेटी हुई थी, और कुछ तस्वीरें सौरभ की थी जिनमें वो भी कई लड़कियों के साथ इन्वॉल्व था। ये देखकर विजय और कल्पना का सिर शर्म से झुक जाता है। वहीं हरिनाथ और सुलोचना जी को दिशा और सौरभ पर गुस्सा आने लगता है। सरपंच भी जब अपने बेटे की ये हरकत देखता है तो कहता है, ये सब तुम लोगों की साजिश है, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। एकांश, बट अफसोस आपके बेटे ने ये सब की दिया है, और अगर अब भी आपको यकीन नहीं है तो इसे देखिए। कहते हुए एकांश अपने फोन में एक रिकॉर्डेड वीडियो चला देता है जिसमें दिशा और सौरभ एक दूसरे के बहुत की क्लोज खड़े हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। उनके आउटफिट को देखकर पता चल रहा था कि ये हल्दी के दिन वाली क्लिप है। दिशा सौरभ से कहती है, क्या तुम सच में उस आराध्या से प्यार करने लगे हो। सौरभ एक तिरछी स्माइल के साथ कहता है, ऑफ कोर्स नोट बेबी, मैं तो बस यूज करना चाहता हूँ, बस वो मेरी एक रात की बीवी बनेगी, उसके बाद मैं उसे छोड़ दूंगा। कि तुम भूल क्यों जाती हो कि मेरा प्यार तुम हो। अब हमने मुंबई में इतनी सारी रातें साथ बिताई है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। वैसे ही मैं आराध्या को अपने घर ले जाकर उसके साथ क्या करूंगा ये भी किसी को नहीं पता चलेगा। दिशा सौरभ के गाल पर किस करते हुए कहती है, उस आराध्या की बच्ची को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करना, बचपन से मुझे उससे बहुत जलन और नफरत है। अब मेरी सारी नफरत को तुम्हें उसे टॉर्चर करके मिटाना होगा। सौरभ, डोंट वरी जान, मैं उस आराध्या को चैन की सांस भी नहीं लेने दूंगा। कहते हुए वो हंसने लगता है और उसके साथ दिशा भी। अब ये देखकर तो सौरभ और दिशा दोनों का ही चेहरा लाल पीला हो जाता है। उनके चेहरे पर अब डर आने लगता है। विनी उसे देखकर कहती है, वाह, यहाँ तो तुम अपनी बहन के होने वाले पति के साथ रंगरलियां मना चुकी हो। खुद का कैरेक्टर तो ढीला है और दूसरों के कैरेक्टर की बात करती हो तुम। अब सुलोचना जी दिशा के सामने आकर उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ देती है और हरिनाथ जी सौरभ के गाल पर, जिससे सरपंच जी भी शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लेते हैं। अविनाश, मुझे अब और कोई ड्रामा नहीं चाहिए, मैं अब बस अपनी आराध्या को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। जीवन ये सुनकर साइड में खड़े एकांश से कहता है, कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है इसे घर जाने की। पहले तो ये यहाँ आने के लिए मरा जा रहा था, अब यहाँ से जाने के लिए इतनी जल्दबाजी कर रहा है। एकांश धीरे से, हाँ, अब इसकी शादी हो गई है ना, इसीलिए इसे घर जाने की लगी है। सोच रहा होगा कहीं आराध्या के माँ पापा का विचार ना बदल जाए, इसीलिए उसे जल्दी उड़ाकर ले जाना चाहता है। विजय, सरपंच जी, ये गांव का मामला है, यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो आप इसे पंचायत करके सुलझा देना। सरपंच हाँ में गर्दन हिलाकर सबके सामने हाथ जोड़कर सौरभ और बाकी सबके साथ वहां से चले जाते हैं। हरिनाथ और सुलोचना जी अविनाश के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, बेटा हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा है। अविनाश, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, गलती तो मेरी भी है। अब मैं बस आराध्या के साथ एक खुशी भरी जिंदगी जीना चाहता हूं और उसमें हमें आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। हरिनाथ जी आराध्या और अविनाश के सिर पर अपना हाथ फेरकर कहते हैं, हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हें साथ है। थोड़ी ही देर बाद आराध्या के माँ पापा उसकी विदाई कर देते हैं और सभी ही कार में बैठकर वापस मुंबई के लिए निकल जाते हैं। अविनाश की कार में ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ कार ड्राइव कर रहा था और पीछे वाली सीट पर अविनाश आराध्या की गोद में अपना सिर रखकर लेटा हुआ था। उसने पार्टीशन ऑन कर रखा था जिससे ड्राइवर को पीछे वाली सीट पर क्या ही रहा है दिखाई नहीं दे रहा था।
आराध्या मुस्कुराते हुए अविनाश के बालों में अपने हाथ चला रही थी। अविनाश उसके चेहरे को देखकर कहता है, अब शादी तो हो गई, अब बस सुहागरात मनानी बाकी है। आराध्या, पर मैं तो अभी बच्ची हूँ अभी। अविनाश, मेरे लिए हो चुकी हो बड़ी अब तुम, क्योंकि अब हमारी शादी हो चुकी है मेरी क्यूटी। अविनाश, आराध्या और बाकी सब रात के समय मुंबई पहुंच जाते हैं और अविनाश आराध्या को लेकर अपने घर चला जाता है, जहां पर ऑलरेडी अवनी ने कहकर सारी तैयारी करवा दी थी और वो सभी भी आज आराध्या के घर ही रुकते हैं। अवनी और जिया आराध्या का अच्छे से घर में स्वागत करते हैं और फिर उसके बाद आराध्या को रूम में लेकर चले जाते हैं। जैसे ही आराध्या रूम में जाती है, सामने डेकोरेशन को देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अवनी और जिया आराध्या को बेड पर बिठाकर रूम से बाहर चले जाते हैं और सीधा जाकर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं, क्योंकि लंबे सफर की वजह से वो दोनों ही थक चुके थे। लेकिन विशाल, जीवन और एकांश इस वक्त एक रूम में थे। वो सभी इस वक्त किसी टॉपिक को लेकर बात कर रहे थे। अविनाश थोड़ी देर बाद अपने रूम के बाहर खड़ा हुआ एक गहरी सांस लेता है और फिर डोर को खोलकर अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, डोर को अंदर से लॉक कर देता है और अपने कदम आराध्या की ओर बढ़ा देता है, जो इस वक्त अपने चेहरे पर घूंघट किए हुए बैठी थी। अविनाश उसके पास बेड पर बैठकर उसके घूंघट को उठाता है और कहता है, क्यूटी, तुम्हें घूंघट करने को क्या जरूरत है, मैं तो तुम्हें पहले ही बहुत बार देख चुका हूँ। आराध्या, हाँ, लेकिन ये एक रस्म होती है, घूंघट उठाने के बाद गिफ्ट भी तो दिया जाता है, क्या आप मेरा गिफ्ट लेकर नहीं आए? अविनाश मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हारे लिए किसी गिफ्ट से कम हूं क्या? इतना बड़ा गिफ्ट बेटा तो है तुम्हारे सामने, जो तुम्हें करना है कर सकती हो मेरे साथ। आराध्या, मुझे कुछ नहीं करना है, जो करना है आपको करना है। आज आपने कहा था कि आज हम एक हो जाएंगे, अब आप अपनी बात से मुकर मत जाना। अविनाश उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और आगे बढ़कर उसकी पहनी हुई ज्वेलरी उतारकर साइड में रखने लगता है और फिर आराध्या को बेड पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आकर उसे अपनी मदहोश नजरों से देखता हुआ उसके और अपने कपड़े रिमूव कर देता है और उसके शरीर पर अपना प्यार बरसाने लगता है। कुछ ही पल बाद उनके कमरे से हसीन सिसकियां की आवाज आ रही थी, जो इस बात का सबूत थी कि दो शरीर आज एक हो चुके हैं। रात के ना जाने किस पहर में अविनाश और आराध्या थक हार कर सो जाते हैं। इधर एकांश जब रूम में आता है तो देखता है कि अवनी सो चुकी है, लेकिन उसने अभी तक अपने कपड़े चेंज नहीं किए थे। वो साड़ी और ज्वेलरी पहनकर ही सो चुकी थी। एकांश ये देखकर वार्डरोब से उसके लिए को कंफर्ट क्लोथ्स निकालता है और उसको साड़ी और ज्वेलरी को उतारकर उसे एक पतली सी नाइटी पहना देता है और फिर खुद भी फ्रेश होकर अवनी के बगल में लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में भरकर उसे देखने लगता है और कभी अवनी के पेट पर अपने हाथ से वहां सहलाने कहता है। अवनी नींद में ही एकांश को कशकर पकड़ लेती है और उसके सीने पर अपना सिर रखकर आराम से सो जाती है। एकांश भी उसके बालों को सहलाते हुए कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। इधर विनी विशाल के ऊपर बैठी हुई थी और गुस्से से उसे घूर रही थी। विशाल ये देखकर अपना थूक गटक लेता है और कहता है, बेबी मेरी बात तो। विनी, मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम मेरी बात सुनो। सबकी शादी हो चुकी है, बस मैं ही रह गई हूँ। अब मुझे भी जल्दी से शादी करनी है, शादी का जोड़ा पहनकर अपनी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करनी है और फिर उन्हें स्टेटस पर भी तो लगाना है। इसीलिए तुम जल्दी से मेरी मॉम से हमारी शादी की बात करो, उन्हें मनाकर जल्दी से मुझे अपनी बना लो। विशाल उसका गुस्सा देखकर हैरान हो जाता है और मन में कहता है, शादी से पहले से हाल है, शादी के बाद क्या होगा तेरा विशाल। तभी विनी उसकी गर्दन पर बाइट कर लेती है, जिससे वो होश में आता है। विनी बाइट करके उसके ऊपर से उठ जाती है और उसे देखकर कहती है, कल तक का टाइम है तुम्हारे पास, कल मेरे घर आकर मॉम से शादी की है कर लेना, वरना। विशाल, वरना क्या करोगी? विनी, वरना किसी और लड़के से कह दूंगी कि मेरे घर आकर मेरे हाथ मांग ले एक लिस्ट में शादी का जोड़ा तो जल्दी पहनूंगी। कहते ही विनी एक गुस्से से भरा लुक विशाल को देकर उसके रूम से चली जाती है और जिस रूम में वो रुकी थी उस रूम में चली जाती है। विशाल उसके जाने के बाद खुद से कहता है, मतलब इस लड़की को बस शादी का जोड़ा पहनने की जल्दी है और फोटोज क्लिक करवाने की, बाकी दुल्हा कोई भी हो इसे चलेगा, लेकिन ये मुझे नहीं चलेगा। मैं कल ही विनी की मॉम से रिश्ते की बात करने जाऊंगा और अगर उन्होंने मना किया तो विनी को भगाकर लेकर जाऊंगा। कहते हुए विशाल अपनी आंखें बंद करके सोचने लगता है कि कल विनी की मॉम से उसका हाथ कैसे मांगेगा। सुबह का वक्त, अविनाश के घर सभी इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए अपना नाश्ता कर रहे थे। आराध्या तो शर्म के मारे अपना सिर नीचे करके बैठी थी। उसके चेहरे पर इस वक्त एक अलग ही रौनक थी, उसका चेहरा खिले हुए गुलाब की तरह लग रहा था। वही अविनाश उसे देखता हुआ मुस्कुराते हुए अपना खाना खा रहा था। आज सब बॉयज ऑफिस जाने वाले थे, लेकिन गर्ल्स गैंग का आज कुछ अलग ही प्लान बनने वाला था। जीवन, एकांश, विशाल और अविनाश मस्त करके अपनी अपनी वाली से मिलकर ऑफिस चले जाते हैं।
विशाल ने कल सिंघानिया मेंशन जाने का प्लान बना लिया था क्योंकि आज तो रेवती जी भी घर पर नहीं रहने वाली थी। वो अपने बिजनेस के सिलसिले में कंटिन्यूस 5-6 मीटिंग अटेंड करने वाली थी। विशाल ने ये पहले ही पता कर लिया था, इसीलिए उसने अब कल जाने का फैसला लिया था। शाम का समय गर्ल्स गैंग इस वक्त हॉल में बैठी थी। सभी ही आराध्या से उसकी रात के बारे में पूछ रहे थे, जिससे आराध्या शर्माते हुए उन सबको बता रही थी। तभी विनी कहती है, अब तो आराध्या और अविनाश भाई की शादी भी हो गई है, तो क्यों ना आज क्लब में इसी बात का सेलिब्रेशन करने चले और साथ में आराध्या के बर्थडे की भी सेलिब्रेशन हो जाएगा। जिया हाँ वीनू, सही कहा तुमने। वैसे भी हम आराध्या का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट ही नहीं कर पाए, तो आज चलते हैं क्लब। अवनी खुश होते हुए हाँ, और अब तो दो चीजों के सेलिब्रेशन होगा, एक आराध्या की बर्थडे पार्टी का और दूसरा अविनाश भाई और आराध्या के एक होने का। आराध्या, लेकिन अगर अवि और बाकी सबको पता चल गया कि हम क्लब जाने वाले हैं तो? जिया आराध्या तुम टेंशन मत लो, उन्हें कौन ही बताएगा, हम उन सबको इस बारे में बताएंगे ही नहीं और बस 2 घंटे में ही हम क्लब से वापस भी आ जाएंगे। अवनी हाँ आराध्या, 8 बजे जाएंगे और 10 बजे वापस आ जाएंगे। वैसे भी हमारे पति कौन सा 10 बजे आएंगे ऑफिस से, वो तो कभी 12 बजे आएंगे। आज वैसे भी ऑफिस में बहुत कम है, तो तुम टेंशन मत लो, चिल करो। विनी हाँ, और अब तो जल्दी से तैयार हो जाओ, एकदम वेस्टर्न स्टाइल ड्रेस पहनना ताकि अच्छी अच्छी फोटोज ले सके। चारों ही फिर सोफे से खड़ी हो जाती है और अपने अपने रूम में जाकर वेस्टर्न ड्रेस ट्राई करके देखने लगती है। लेकिन चारों को ही कोई ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी और चारों ही एक दूसरे से ड्रेस के मामले में बहुत अलग लग रही थी। फिर चारों ही एक बार फिर से हॉल में आकर बैठ जाती है और विनी कहती है, एक काम करते हैं, सब अलग अलग नहीं एक ही कोट की ड्रेस डालते हैं, जैसे हम ब्लैक मिनी शॉर्ट फ्रॉक ऑर्डर कर लेते हैं और फिर उसे ही पहनकर क्लब जाएंगे। बाकी तीनों उसकी इस बात से सहमत हो जाते हैं। फिर सभी ही एक लैपटॉप में सर्च करके ड्रेस देखने लगते हैं। बहुत देखने के बाद आखिर में उन्हें एक ब्लैक कलर की शॉर्ट फ्रॉक पसंद आ ही जाती है, लेकिन उनमें से 2 बहुत ही टाइट फिटिंग की थी, जो जिया और अवनी अपने लिए ऑर्डर कर लेती है, और जो फ्रॉक टाइप नीचे से खुली थी वो आराध्या और विनी अपने लिए ऑर्डर कर लेती है। थोड़ी ही देर बाद डिलीवरी मैन उन्हें ड्रेस देकर चला जाता है और अवनी एकांश के ब्लैक कार्ड से इन ड्रेसेज की पेमेंट कर देती है। एक ड्रेस लगभग 1 लाख के आसपास की थी, जिससे अवनी सीधा हो एकांश के ब्लैक कार्ड से 5 लाख उड़ा देती है, क्योंकि साथ में उसने कुछ मेकअप का सामान भी मंगाया था। इधर एकांश एक मीटिंग में बैठा हुआ था, तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। एकांश ये देखकर अपने फोन में देखता है तो पाता है कि उसके बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए कट हो गए हैं। एकांश इस मैसेज पर ज्यादा गौर नहीं करता, क्योंकि उसने सोचा कि अवनी ने ही कुछ शॉपिंग की होगी और 5 लाख एकांश के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसीलिए वो अपने फोन को साइड में रखकर मीटिंग पर ध्यान देने लगता है। रात के 8 बजे नाइट शेड क्लब। इस क्लब के अंदर 4 लड़कियां स्टेज पर बहुत ही मगन होकर डांस कर रही थी। उन्हें देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उन सबने ड्रिंक कर रखी है। इस वक्त वो चारों ही बला की खूबसूरत लग रही थी। हवा में लहराते हुए उनके खुले बाल, चेहरे पर हल्का मेकअप, पैरों में हील्स और उस शॉर्ट मिनी ब्लैक फ्रॉक ड्रेस जो उनके घुटनों तक आ रही थी, उसमें वो सब कयामत लग रही थी। ये चारों और कोई नहीं बल्कि अवनी, जिया, आराध्या, विनी थी, जिन्होंने आते ही काउंटर पर ड्रिंक के छोटे छोटे बहुत पैगे लगा लिए थे और अब वो सभी नशे के हालत में बहुत ही क्यूट हरकतें करती हुई डांस कर रही थी। बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा था। नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत, ये तू प्रेमी ये मैं प्रेमी, कंट्रोल। तू राजी, वेट ए मिनट, मैं राजियो हो, तू आहा मैं आहा तू आहा, सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन। तू प्रेमी आहा मैं प्रेमी आहा, तू राजी आहा मैं राजी, फिर क्या डैडी क्या अम्मा, एक बस तो ही प्यार के काबिल। सारा जहां है निकम्मा, तम्मा तम्मा लोगे तम्मा तम्मा लोगे तम्मा। बीन बजती हुई नागिन, वो बदल गया रखूं ना बेबी कोई भी शंका। अपने प्यार का बजा दून डंका, तेरे मेरे बीच में जो कोई भी आया उसकी लगा दून लंका। छोड़ छाड़ के दुनियादारी, बस तेरे पीछे पड़ गया मैं, सपनों में तो ऑलरेडी घोड़ी वोड़ी चढ़ गया मैं। मुझको बेबी लकी कर, बात हमारी पक्की कर, इतना क्या सोचे मुझे हाँ बोल के कम तू नक्की कर। तुझे जरूरत मेरे जैसे यार की, मुझे जरूरत मेरे जैसे यार की। जले जो उसको और जलाओ, नाचो छम्मा छम छम्मा तम्मा 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 तम्मा। तकरीबन 1 घंटे तक वो चारों स्टेज पर ही नाच रही थी। उन्हें किसी बात का होश नहीं रहा था। वो सब मस्त मगन होकर नाच रही थी। इससे अनजान की 4 जोड़ी आंखें उन्हें बहुत बुरी नजरों से गुस्से से घूरकर देख रही है।
ये चारों कोई और नहीं बल्कि एकांश, जीवन, अविनाश और विशाल है, जो अभी अभी इस क्लब में आए थे और सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। उनके बॉडीगार्ड ने ही उन्हें कॉल करके बता दिया था कि ये चारों क्लब आए हैं। जैसे ही सबको ये पता चलता है, सब अपना काम छोड़कर क्लब में आ जाते हैं और सामने अपनी अपनी वालियों को दूसरे लड़कों के साथ डांस करता देख उनकी आंखें गुस्से से भर चुकी थी। वो चारों आज बढ़कर स्टेज पर चले जाते हैं और अपनी अपनी वालियों को अपने कंधे पर उठाकर क्लब से बाहर ले जाने लगते हैं। तभी पीछे से एक लड़का बोलता है, ओ भाई, कहाँ लेकर जा रहा है इन आइटम्स को, जरा हमें अभी थोड़ा डांस तो करने दे इनके साथ। एकांश ये सुनकर अपने एक बॉडीगार्ड को अपनी आंखों से कुछ इशारा करता है और फिर अवनी को अपने कंधे पर उठाकर ही बाहर ले जाने लगता है। वहीं अवनी एकांश की पीठ पर मुक्के मारती हुई नशे भरी आवाज में कहती है, हे मिस्टर डेविल, छोड़ मुझे, मुझे अभी और डांस करना है, मेरा अभी मन नहीं भरा है, छोड़ो मुझे गंदे डेविल। लेकिन एकांश बिना उसकी किसी बात का रिएक्ट किए उसे पार्किंग एरिया में ले जाता है और कार के पास आकर उसे अपने कंधे से उतारकर जमीन पर खड़ा कर देता है। अवनी ये देखकर जैसे ही कुछ कहने वाली होती है, उसकी नज़र पीछे खड़े जीवन और जिया और जाती है, जहां जीवन भी जिया का हाथ पकड़े हुए उसे कार के अंदर बिठाने की कोशिश कर रहा था, मगर जिया थी कि मान ही नहीं रही थी। जिया को देखकर अवनी अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहती है, हे जिया मेरी जान, ये देख तेरा भाई कितना गंदा है, मुझे किडनैप करके ले जा रहा है। एकांश ये सुनकर अपनी आंखें छोटी कर अवनी को घूरने लगता है। वहीं जिया जब अवनी की बात सुनती है तो वो अपना हाथ छुड़ाकर एकांश और अवनी की तरफ अपने लड़खड़ाते कदमों से आती है और अवनी से कहती है, तुम्हारा भाई भी बहुत खराब है, ये भी मुझे जबरदस्ती अपनी कार में बिठा रहा है। अवनी और जिया ये सुनकर पहले एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं और फिर दोनों ही एकदम से खिलखिलाकर हंसने लग जाते हैं और दोनों एक साथ कहती है, हम दोनों के ही भाई बहुत गंदे हैं, और हाई फाई कर देती है। वहीं एकांश और जीवन दोनों को ही अपनी गुस्से भरी नजरों से घूरने लगते हैं। एकांश गुस्से से कहता है, तुम दोनों ने ड्रिंक क्यों की? अवनी ये सुनकर चुप हो जाती है और एकांश की ओर देखकर गुस्से में कहती है, जब आप ड्रिंक करते हैं मैं आपसे पूछती हूँ क्या कि आपने ड्रिंक क्यों की है, तो अपना मुंह बंद रखिए और मेरी बात सुनिए। कहते हुए अवनी अपनी दोनों हिल्स निकाल देती है और अपने हाथ में पकड़कर एकांश की तरफ अपनी हिल्स करके कहती है, पहले आप इन्हें पकड़िए, उसके बाद मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगी। एकांश अपने एक हाथ में अवनी की दोनों हिल्स पकड़ लेता है और उसे देखकर कहता है, बताओ। अवनी कुछ कहती उससे पहले जिया बोल पड़ी, भाई कोई सीक्रेट नहीं है, अवनी ने आपको बेवकूफ बनाया ताकि आप उसकी हील्स पकड़ सको। अवनी, वाह मेरी जान, तो कितने अच्छे से मुझे समझती है, तूने सही कहा है, मेरे पास कोई सिगरेट नहीं है। जिया, सिगरेट नहीं बुद्धू, सीक्रेट। अवनी, हाँ हाँ वही वही। एकांश और जीवन उन दोनों को ऐसे देखकर ना में अपना सिर हिला देते हैं। एकांश अवनी का हाथ पकड़कर कहता है, चांद घर चलो तुम पहले। अवनी अपना हाथ झटकर गुस्से से डुलते हुए कहती है, ओ भाई साहब मुझे हाथ मत लगाए, मैं शादीशुदा हूं, मेरा एक बहुत ही खतरनाक पति है, आपको पता नहीं है वो कितना खड़ूस है। जिया उसकी पीठ पर हाथ मारकर कहती है, अरे यार ये भाई साहब तो मेरे हैं, तेरे तो हस्बैंड ही है, वही तेरा खड़ूस। अवनी ये सुनकर एकांश के चेहरे के बेहद करीब चली जाती है और अपनी आंखें बड़ी करती हुई उसे देखकर मुस्कुराती हुई कहती है, अरे हाँ ये तो मेरे खड़ूस ही है। वही एकांश से अब और बर्दाश्त नहीं होता, वो सीधा अवनी का हाथ पकड़कर उसे कार की फ्रंट सीट पर बिठा देता है और जीवन की ओर देखकर कहता है, ध्यान रखना। जीवन तुम फिक्र मत करो, मैं जिया का ध्यान रखूंगा। एकांश जिया का नहीं खुद का कहते हुए एकांश ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर देता है और वहां से जाने लगता है। वहीं पीछे खड़ा जीवन एकांश की बात को समझने की कोशिश करने लगता है। उसी वक्त उसकी पीठ पर जिया चढ़ जाती है। जीवन ये देखकर उसे झट से पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, बॉर्बी डॉल व्हाट आर यू डूइंग, चोट लग जाएगी तुम्हें, नीचे उतरो। जिया जीवन की गर्दन में अपना सिर छुपाकर कहती है, मिस्टर ड्रैकुला आई वॉन्ट ए राइड। जीवन, ठीक है पीठ से उतरो, कार में घुमाता हूं तुम्हें। जिया जिद करते हुए, नहीं नहीं मुझे ऐसे ही पीठ पर बैठकर घूमना है। जीवन ये सुनकर पैदल ही जिया को खाली सड़क पर ले जाने लगता है और जिया खुशी होती हुई उससे बातें करती जा रही थी, जिससे जीवन की हालत तो खराब होती जा रही थी, क्योंकि जिया उसकी गर्दन पर होठ चलाती हुई उससे बातें कर रही थी। उधर अविनाश आराध्या को लेकर घर आ चुका था और इस वक्त वो बेड पर लेटा हुआ था और आराध्या उसके पेट पर बैठी हुई उसकी शर्ट के बटन खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर नशे की हालत में उसके हाथ में बटन ही नहीं आ रहे थे। ये देखकर वो गुस्से से अविनाश से कहती है, अभी अपनी शर्ट के बटन से कहो कि खुल जाए, वरना मैं आपकी इस शर्ट को फाड़ दूंगी। अविनाश ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है, क्यूटी तुम मेरी शर्ट क्यों उतारना चाहती हो?
आराध्या अपने होठों का पाउट बनाकर कहती है, क्योंकि मुझे रात की तरह आपको प्यार करना है, जैसे आपने मुझे रात को प्यार किया था, अब मुझे प्यार करना है आपसे। अविनाश ये सुनकर कहती है, क्यूटी तुम थक गई होगी, कल तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, इसीलिए अभी तुम रेस्ट करो, हम कल कर लेंगे प्यार। इससे पहले अविनाश कुछ कह पाता, आराध्या के झट से अविनाश की शर्ट को पकड़कर खींच दिया, जिससे चरखी आवाज आती है और अविनाश की शर्ट दो हिस्सों में बंट जाती है। ये देखकर अविनाश आंखें फाड़े आराध्या को देखने लगता है, वही आराध्या अब उसके एब्स को टच करने लग जाती है और फिर उन्हें प्रेस करके अपने होठ अविनाश के सीने और एब्स पर चलाने लगती है, जिससे अविनाश के माथे पर पसीना आने लगता है और वो आराध्या की कमर को कसकर पकड़ लेता है और उसके शरीर पर अपने हाथ चलाने लगता है। आराध्या नीचे बढ़कर अविनाश की पैंट पर लगी हुई बेल्ट उतार देती है और फिर उसकी पैंट के बटन खोलकर उसकी चैन खोल देती है और उसे उतारने लगती है, लेकिन उससे उतरती नहीं है। अविनाश ये देखकर खुद ही अपनी पेंट उतार देता है और अब वो सिर्फ बॉक्सर में आराध्या के सामने था। आराध्या जैसे ही अविनाश के बॉक्सर को उतारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, अविनाश उसके हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और उसके होठों को अपने होठों में कैप्चर करने लग जाता है और उसके होठों को किसी प्यासे की तरह चबाने लगता है। आराध्या भी अविनाश की किस में पूरा साथ देती है और वो नशे की हालत में तो और भी ज्यादा वाइल्ड होकर अविनाश को किस कर रही थी। पता नहीं जब कल आराध्या होश में आएगी तो कैसे रिएक्ट करेगी जब उसे पता चलेगा कि उसने अविनाश की इज्जत पर अपना हाथ डाला है। अविनाश आराध्या के गोरी टांगों पर अपने हाथ चलाने लगता है और आराध्या ने जो मिनी फ्रॉक पहने हुई थी उसे उसके शरीर से अलग कर देता है। अब आराध्या बस छोटे कपड़ों में उसके सामने थी। अविनाश उसे देखकर गहरी सांस लेने लगता है और उसके शरीर पर अपने रात वाले दिए हुए लव बाइट के निशान देखने लगता है। वही आराध्या अब नशे में कहती है, अभी मुझे देखना बंद कीजिए और कुछ करिए, अब मुझे अपने शरीर में बहुत हलचल सी महसूस हो रही है। अविनाश तो तुम करो ना मुझे प्यार, तुमने ही कहा था कि अब तुम मुझे प्यार करोगी। आराध्या ये सुनकर मुस्कुराती हुई कहती है, हाँ मुझे आपके जानवर के साथ खेलना है, कहते हुए अविनाश के प्राइवेट पार्ट पर अपना हाथ रख देती है। अविनाश ये सुनकर उससे कहता है, यू कैन प्ले विद इट क्यूटी। आराध्या अविनाश के बॉक्सर को उतार देती है और फिर नीचे झुककर अविनाश के प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगती है, जिससे अविनाश के मुंह से आह निकल जाता है और वो कहता है, क्यूटी डू फास्ट एंड सक इट। आराध्या अविनाश के प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में भर लेती है और उसे सक और लीक करने लगती है, जिससे अविनाश को बहुत ही ज्यादा प्लेजर फील होता है और वो आराध्या के बालों पर अपनी पकड़ कस देता है। तकरीबन 20 मिनट बाद आराध्या अविनाश के नीचे थी और अविनाश उसके सीने पर किस करते हुए उसके प्राइवेट पार्ट में अपनी उंगलियों से मूवमेंट कर रहा था, जिससे आराध्या मौन कर रही थी, आह उमम आह अभी आह। अविनाश थोड़ी देर बाद आराध्या के प्राइवेट पार्ट से अपनी उंगलियों को निकालता है और अपने प्राइवेट पार्ट को उसके प्राइवेट पार्ट में एडजस्ट करके एक झटके में उसके अंदर एंटर कर जाता है, जिससे आराध्या के मुंह से आह निकल जाती है। अविनाश थोड़ी देर बाद अपनी मूवमेंट बहुत तेज कर देता है, जिससे आराध्या की आवाज तेज हो जाती है और वो अविनाश की पीठ पर अपने नाखून गड़ाने लगती है और दोनों ही अपनी ही अलग दुनिया में खो जाते हैं और मदहोश होकर एक दूसरे से टूटकर प्यार करने लगते हैं। विशाल इस वक्त क्लब के बाहर ही खड़ा था। विनी इस वक्त उसकी कार की बोनट पर बैठी हुई थी और विशाल की दूसरी साइड देखकर उंगली करके कह रही थी, तुम एक नंबर के डरपोक हो। विशाल उसकी फिंगर खुद पर करके कहता है, मैं उस तरफ नहीं इस तरफ हूं बेबी। विनी उसके सीने पर अपनी फिंगर रखते हुए कहती है, तुमने मेरी मॉम से शादी के बारे में बात क्यों नहीं की? अब कल उनसे जरूर बात कर लेना, वरना मैं किसी और लड़के से शादी कर लूंगी, तुम्हें पता है ना मुझे ब्राइड। विशाल उससे पहले कह देता है, हाँ मुझे पता है तुम्हें ब्राइडल लहंगा पहनना है और बहुत सारी फोटो भी क्लिक करनी है, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हारी मॉम से बात करके तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। विनी सिर्फ हाथ हो चाहिए, अगर हाथ ले लोगे तो मैं आधी ही रह जाऊंगी, उसे क्या कोई और मांगेगा। विशाल ये सुनकर अपने माथे पर अपना हाथ मार लेता है और कहता है, ठीक है विनी बेबी, मैं तुम्हारी मॉम से पूरा का पूरा तुम्हें मांग लूंगा। विनी विशाल के गले में अपनी बाहें डाल देती है और उसके गाल पर एक किस करके कहती है, यू आर सो क्यूट मिस्टर हैंडसम। विशाल ये सुनकर मुस्कुराने लगता है और फिर विनी को उसकी कमर से पकड़कर अपनी गोद में उठाता है और कार में बिठाकर खुद पर ड्राइविंग सीट पर आ जाता है और कार ड्राइव करने लगता है और विनी उसके चेहरे को देखती हुई कार में ही सो जाती है। विशाल ये देखकर अपने कंधे पर उसका सिर रख देता है और धीमे ड्राइविंग करने लगता है ताकि विनी की नींद न टूट जाए। जीवन बेचारा क्लब से आधी दूर जिया को अपनी पीठ कर ही लेकर आता है और फिर आधे रास्ते कॉल करके अपने ड्राइवर को बुला लेता है और जिया को लेकर पिछली सीट पर बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। जीवन जिया को रूम में ले जाता है और बेड पर लिटा देता है।
जैसे ही जीवन उससे दूर होने वाला होता है, जिया उसके कोट को पकड़कर अपनी ओर खींचकर कहती है, मिस्टर ड्रैकुला मुझे भी बेबी चाहिए, मुझे भी प्रेग्नेंट होना है ताकि अवनी और मेरा बेबी एक साथ बड़े हो सके और अवनी के बेबी को एक भाई या बहन की कमी ना हो। जीवन जब ये सुनता है तो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगता है और अपने कोट से उसके हाथ छुड़वाकर कहता है, बाबी डॉल ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी ये विश पूरी करूंगा, लेकिन उसके लिए हमें अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। जिया आलसी होकर कहती है, हाँ तो आप अपने कपड़े उतारकर मेरे भी उतार देना। जीवन ये सुनकर अपना कोट उतार देता है और फिर अपनी शर्ट और पैंट भी उतार देता है, फिर बेड पर आकर जिया के ऊपर आ जाता है और उसकी ड्रेस को देखता हुआ एक झटके में फाड़ देता है। जिया जब ये देखती है तो रोनी सी आवाज में कहती है, मिस्टर ड्रैकुला आपने मेरी ड्रेस क्यों फाड़ दी? मैंने उतारने के लिए कहा था, फाड़ने के लिए नहीं। इतनी अच्छी ड्रेस थी, पूरे 2 घंटे ऑनलाइन देखा तब जाकर ये पसंद आई थी और आपने इसे फाड़ दिया। जीवन ये सुनकर जिया की गर्दन पर बाइट करके कहता है, कोई बात नहीं बाबी डॉल, मैं ऐसी ही तुम्हारे लिए 10 ड्रेसेस मंगवा दूंगा। जिया ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। जीवन ये देखकर उसके होठों को अपने होठों में भर लेता है और तकरीबन आधे घंटे बाद उसके होठ को छोड़ते ही बड़ी ही बेदर्दी से जिया के शरीर पर अपना प्यार बरसाने लगता है। और कुछ ही पल में जिया और जीवन के रूम से उन दोनों के हौंफने की आवाजें आने लगती है और जिया कहती है, आह जीवन, आह मोर डीप आह। जीवन ये सुनकर बहुत ही डीप होकर जिया के साथ अपनी मूवमेंट करने लगता है, जिससे जिया प्लेजर से और तेज आहें भरने लगती है और अपने होठों को बाइट करती हुई जीवन को देखने लगती है। जीवन ये देखकर इनिमेट होता हुआ ही जिया के होठों को अपने होठों में भर लेता है और दोनों बहुत ही तेजी से एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और बहुत ही हार्ड होकर एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। एकांश की कार में एकांश अवनी को घर ना ले जाकर अपने फार्म हाउस ले जाने वाला था। इस वक्त वो ड्राइव ही कर रहा था कि अवनी उसकी गोद में आकर बैठ जाती है और एकांश के सीने पर अपना सिर रख देती है। एकांश ये देखकर अपना एक हाथ उसकी कमर पर रख देता है और गुस्से से अवनी से कहता है, चांद तुम्हें इतनी शॉर्ट ड्रेस पहनकर क्लब जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है वहां खड़े लड़के तुम्हें अपनी कैसी नजरों से घूर रहे थे? आई जस्ट वॉन्ट टू किल देम। अवनी, हाँ तो आपको को करना है आप कीजिए उनके साथ, और मुझे ये ड्रेस पहनना का बहुत मन था इसीलिए मैंने ये ड्रेस पहनी है। देखिए इसमें मेरी गोरी टांगे कितनी अच्छी लग रही है। कहते हुए अपनी टांगों की ओर इशारा करती है। एकांश ये देखकर गुस्से से एक बार फिर कहता है, तुम्हारी ये गोरी टांगे देखने का हक सिर्फ मुझे है और किसी को नहीं, और जब तुम्हें पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें ड्रिंक करने की क्या जरूरत थी? अब इसकी पनिशमेंट के लिए तैयार रहना तुम। अवनी को तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया, वो बस एकांश के सीने पर अपना सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। एकांश उसे एक नज़र देखता है और फिर ड्राइविंग करके थोड़ी ही देर में फार्म हाउस के सामने अपनी कार रोकता है और अवनी को गोद में उठाकर फार्म हाउस के अंदर चला जाता है। वहीं अवनी अब उसे अपनी प्यार भरी नज़रों से देखने लगती है और कहती है, मिस्टर डेविल सॉरी ना, मुझे क्लब में डांस करते वक्त पता ही नहीं चला कि कब मैंने जूस के गिलास की जगह वाइन का गिलास लेकर वाइन पी गई। एकांश सामने की ओर देखता हुआ, नो मोर सॉरी चांद ओनली पनिशमेंट कहते हुए अवनी को रूम में ले जाता है और उसे नीचे उतारकर उसे दरवाजे से सटा देता है और झट से उसके होठों पर टूट पड़ता है और उसे वाइल्ड होकर किस करने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे एकांश किस के जरिए अवनी पर अपना सारा गुस्सा निकाल रहा हो। वहीं अवनी को अपने होठों में दर्द होने लगा था, जिससे वो एकांश के सीने पर अपने हाथ चलाने लगती है। एकांश किस करते हुए अवनी के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में लेकर उसके सिर पर पिन कर देता है और फिर वाइल्ड होकर उसे किस करने लगता है। तकरीबन 30 मिनट बाद एकांश अवनी के होठों को छोड़ता है और उसकी गर्दन पर अपने होठ चलाने लगता है। वहीं अवनी लंबी लंबी सांसें लेकर उससे कहती है, मिस्टर डेविल स्टॉप, आई कांट हैंडल दिस पेन। एकांश उसकी गर्दन पर बाइट करता हुआ कहता है, यू शुड हैंडल दिस पेन चांद। जिससे अवनी के मुंह से आह निकल जाती है। एकांश उसे किस करता हुआ बेड पर ले जाता है और उसे बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आकर गुस्से से उसकी ड्रेस को घूरता है और फिर एक झटके में फाड़ देता है और अवनी के बॉडी के हर हिस्से पर अपने होठ रखने लगता है और वहां बाइट करने लगता है, शिवाय अवनी के पेट को छोड़कर एकांश वहां बहुत ही सॉफ्टली किस करता है और फिर अवनी की बॉडी से सारे छोटे कपड़े उतारकर उसके सीने और प्राइवेट पार्ट पर बहुत ही हार्ड होकर किस करने लगता है, जिससे अवनी बहुत तेज आहें भरने लगती है और अपने होठ आपस में भींचकर दर्द सहन करने लगती है। एकांश कुछ पल बाद अवनी के अंदर एंटर करता है और उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद करीब लाकर उसके होठ पर बेबी किस करने लगता है और कहता है, मोन माय नेम चांद कहकर बहुत ही तेज अपनी मूवमेंट करने लगता है, जिससे अवनी एक एकांश आह उम्मम आहांश।
एकांश अपनी मदहोश नजरों से अवनी को देखने लगता है और बहुत ही इंटेंस तरीके से अवनी को प्यार करने लगता है और बहुत ही सेंसुअल तरीके से उसकी कमर से लेकर हर हिस्से को टच करने लगता है, जिससे अवनी और तेज मौन करने लगती है। तकरीबन 3 घंटे बाद अवनी एकांश से कहती है, आह एकांश स्टॉप नाउ, आह आह आई एम टायर्ड, आह ओम। एकांश उसके कानों में हौंफते हुए विस्पर करता है, चांद अभी रात बाकी है, कहते हुए पोजीशन चेंज करता है और एक बार फिर कहते हुए एकांश एक बार फिर अवनी में एंटर कर जाता है और बहुत ही हार्डली होकर उसके साथ फिजिकल होने लगता है। तकरीबन सुबह के 2 बजे एकांश अवनी के अंदर से बाहर आता है और उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। सुबह के 9 बजे अविनाश के घर आराध्या और अविनाश इस वक्त नेक्ट होकर एक दूसरे से चिपके हुए सो रहे थे। आराध्या अविनाश के सीने पर लेटी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसकी नींद टूटती है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है उसके सामने अविनाश का हैंडसम फेस आ जाता है। उसे देखकर वो स्माइल करने लगती है, लेकिन तभी उसके सिर में दर्द होता है और वो अपने और अविनाश की ओर देखती है और अपनी हालत देखकर अपने सिर पर अपना हाथ रखकर रात को बात याद करने लगती है। मगर बहुत कोशिश के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आता। तभी वो गुस्से से अविनाश के ऊपर बैठ जाती है और कहती है, अभी उठो। अविनाश एक आवाज में ही अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगता है और कहता है, तुम्हारा नशा उतर गया क्यूटी। आराध्या उसके चेहरे की तरफ झुककर कहती है, क्या हुआ था हमारे बीच रात को। अविनाश ये सुनकर उसकी नाक पर किस करते हुए कहता है, तुम्हें अभी देखकर क्या लग रहा है क्या हुआ होगा हमारे बीच। ऑफकोर्स तुमने रात को मेरी इज्जत लूटी थी। आराध्या अपनी आंखें बड़ी करती हुई कहती है, ये क्या कह रहे हैं आप, मैंने और आपकी इज्जत लूटी कब। अविनाश उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहता है, क्यूटी रात तुम नशे में थी। मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी कि तुम ये सब मत करो, लेकिन तुमने मेरी शर्ट फाड़कर साइड में गिरा दी और फिर तुम मेरे सीने पर किस करने लगी और उसके बाद मैं भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और फिर हम दोनों के बीच ये सब हो गया। आराध्या ये सुनकर ब्लश करने लगती है और पीछे होने लगती है, मगर अविनाश उसके चेहरे को पकड़कर अपनी ओर कर लेता है और उसके होठों को देखकर कहता है, क्यूटी रात में तुमने मेरी इज्जत लूटी, अब मैं तुम्हारी इज्जत लूटूंगा। कहते हुए अविनाश आराध्या के होठों को अपने होठों में भर लेता है और एक बार फिर उनके प्यार का सिलसिला शुरू हो जाता है। इधर विशाल विनी और रात में अपने फ्लैट पर ले आया था और इस वक्त विनी सोफे पर बैठी हुई अपने सिर को पकड़े बैठी थी और विशाल किचन में उसके लिए नींबू पानी बना रहा था। विशाल नींबू पानी बनाकर हॉल में आता है और विनी के पास सोफे पर बैठकर उसके सामने गिलास करके कहती है, लो बेबी इसे पी लो, तुम्हारा हैंगओवर उतर जाएगा। विनी अपना सर ऊपर करके नींबू पानी को गिलास ले लेती है और एक सांस में उसे अपने होठों से लगाकर पी जाती है और खाली गिलास को टेबल पर रख देती है और विशाल की गोद में अपना सिर रख देती है। विशाल ये देखकर उसके सिर पर हेड मसाज करने लगती है और कहता है, क्या जरूरत थी ड्रिंक करने की जब हैंडल नहीं होता पेन। विनी पाउट बनाकर कहती है, मैं कौन सा रोज रोज पीती हूँ, मैंने तो कल पहली बार ट्राई की थी, मुझे क्या पता था आज सुबह मेरी बैंड ही बज जाएगी, अब से कभी ड्रिंक नहीं करूंगी। विशाल गुड गर्ल। विनी ये सुनकर उसे देखते हुए कहती है, मिस्टर हैंडसम मैंने तो बस कल 4-5 पैग लगाए थे, लेकिन आप तो इससे पहले रोज 3-4 वाइन की बोतल एक दिन में खाली कर जाते थे, क्या आपको हेडेक नहीं होता था। विशाल शुरू में हुआ था लेकिन फिर आदत हो गई थी। विनी अगर मैं भी रोज रोज थोड़ी थोड़ी पाऊंगी तो मुझे भी आदत ही लग जाएगी ना। विशाल ये सुनकर उसे घूरते हुए कहता है, बेबी अब से तुम शराब को हाथ भी नहीं लगाओगी, अब तुम्हारे कहने से मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया है तो तुम भी मेरे कहने से ड्रिंक नहीं करोगी। विनी हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है और विशाल के एक हाथ को अपने हाथों में लेकर उसके हाथ पर किस करते हुए कहती है, आज घर आ जाना जरूर मम्मी से शादी की बात करने। विशाल एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ जरूर। फिर विनी उसे समझाने लगती है कि उसे वहां जाकर क्या कहना और क्या नहीं और विशाल बहुत ध्यान से उसकी सारी बातें सुनने लगता है। जीवन के घर जीवन के रूम का माहौल इस वक्त कुछ अलग ही था। जीवन जैसे ही फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आता है, जिया सीधा उसके चेहरे पर तकिया देकर मारती है, जिससे जीवन उसे घुरकर देखने लगता है और कहता है, बॉर्बी डॉल सुबह सुबह क्यों वाइल्ड कैट बनी हुई हो, अब तुम क्या मेरा टॉवल खुलवाना चाहती हो। जीवन ने इस वक्त बस अपनी कमर के इर्द गिर्द एक वाइट टॉवल लपेट रखा था। जिया उसे देखकर खाती है, रात में मेरे साथ इतना वाइल्ड क्यों हो गए थे, पता भी है मुझे अब कितना दर्द हो रहा है। जीवन उसके पास आकर उसे उसकी कमर से पकड़कर खुद सोफे पर बैठ जाता है और उसे अपने लैप पर बिठा लेता है और कहता है, बॉर्बी डॉल रात को तुम ही बोल रही थी मुझे आह जीवन मोर डीप, तो मैं क्या करता, और तुमने ही कहा था कि तुम्हें भी अब प्रेग्नेंट होना है तो उसके लिए मुझे और तुम्हें डबल मेहनत तो करनी ही होगी ना।
जिया इस वक्त बिल्कुल नेक थी, उसके शरीर पर बस एक पतली चादर थी और वो जीवन की बात सुनकर उसे देखते हुए कहती है, मैंने रात में ये सब कब कहा था, मुझे याद नहीं है। जीवन इनोसेंट बनकर कहता है, तो क्या तुम्हें अभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, और रात तुमने ही तो कहा था कि तुम अवनी के बेबी के लिए एक कजन लाना चाहती हो ताकि अवनी के बेबी को अकेला महसूस नहीं हो। जिया अपनी आंखें छोटी कर उसे देखने लगती है और कहती है, अब मैंने ऐसा कहा था। जीवन हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। वहीं जिया अपने दिमाग पर जोर डालते हुए रात की बात को याद करने लगती है और उसे थोड़ी थोड़ी बात याद आने लगती है। और तभी उसे अपनी बॉडी पर जीवन के हाथ महसूस होने लगते हैं। जीवन बड़े ही सेंशुअल तरीके से चादर को हटाकर जिया की बॉडी पर अपने हाथ चलाने लगता है। जिया ये देखकर उसके हाथ को झटक देती है और उसकी गोद से उठकर चादर से खुद को कवर करते हुए वॉशरूम में चली जाती है। जीवन एक नजर उसे जाता हुआ देखता है और फिर चेंजिंग रूम में जाकर अपने कपड़े पहनने लगता है। जिया भी थोड़ी देर बाद गर्म पानी से शॉवर लेकर आती है और अपने कपड़े पहनकर तैयार होकर जैसे ही डोर खोलकर बाहर जाने वाली होती है, पीछे से जीवन उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बाहर ले जाकर नीचे ले जाते हुए कहता है, बाबी डॉल अपने पैरों को कष्ट मत दो, मैं हूं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें ले चलता हूं। जिया उसे देखकर मुंह बना लेती है और सामने देखने लगती है। जीवन उसे नीचे हॉल में ले जाकर डाइनिंग टेबल के पास ले जाता है और अपने आप चेयर पर बैठकर उसे भी अपनी गोद में बिठा लेता है और अपने हाथों से उसे ब्रेकफास्ट करवाने लगता है। जिया भी बिना किसी नखरे के उसके हाथों से खाना खाने लगती और लेकिन वो जीवन को अपने हाथों से खाना नहीं खिलाती। ये देखकर जीवन उसके होठ पर अपने होठ रख देता है और बड़े ही इंटेंस तरीके से उसे किस करके कहता है, बॉर्बी डॉल या तो मुझे खाना खिलाओ वरना मैं तुम्हें खा लूंगा। जिया मुंह बनाते हुए जीवन को खाना खिलाने लगती है। ये देखकर जीवन एक स्माइल करते हुए खाना खाने लगता है और जिया को भी बड़े ही प्यार से अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है। फार्म हाउस पर एकांश और अवनी इस वक्त किचन में थे। एकांश अवनी के मुंह चेरी डालकर अपने होठ में लेकर उसे खा रहा था। वहीं अवनी उसे गुस्से से घूर रही थी क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही थी, मगर एकांश उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। अभी भी अवनी ने उसकी शर्ट पहनी हुई थी और एकांश बस अपने बॉक्सर में था। उसने अवनी को स्लेब पर बिठा रखा था और खुद उसकी टांगों में के बीच में खड़ा होकर उसके होठों पर किस कर रहा था। जैसे ही एकांश अवनी के होठों को छोड़ता है, अवनी कहती है, एकांश मुझे सोना है। एकांश उसकी पहनी हुई शर्ट को कंधे से सरकाता है और उसके कंधे पर अपने होठ रखकर कहता है, पर मुझ अभी और प्यार करना है चांद। कहते हुए अवनी के कंधे और गर्दन पर अपने होठ चलाने लगता है। अवनी ये देखकर कहती है, एकांश भूख लगी है। एकांश किस करता हुआ, थोड़ी देर में खा लेना। अवनी ये सुनकर उसे घूरती हुई कहती है, एकांश बेबी को भी भूख लग रही है, रात से कुछ नहीं खाया है हमने। एकांश ये सुनकर अवनी को किस करना बंद कर देता है और उसके चेहरे को देखने लगता है और उससे दूर होकर उसके लिए खाना बनाने लगता है। अवनी उससे कहती है, मुझे सैंडविच खानी है विद ऑरेंज जूस। एकांश अवनी को फरमाइश सुनकर उसके लिए आलू उबालने रख देता है और वेजिटेबल को कट करने लगता है और साथ में फ्रेश से ऑरेंज निकालकर उन्हें पील करके मिक्सी में डालकर जूस तैयार करने लगता है। और अवनी बैठी हुई उसे ही देख रही थी और अपने पेट पर हाथ रखकर मन में कहती है, थैंक यू बेबी, आज आपकी वजह से आपके इस हवसी डैड से थोड़ा फ्री टाइम मिला, वरना रात से तो मेरा जीना हराम कर दिया है। एकांश उसे देखता हुआ एक डेविल स्माइल करता है और उसके लिए सैंडविच और ऑरेंज जूस बनाकर उसके सामने ले जाता है और उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। एक बाइट एकांश अवनी को खिलाता है और एक बाइट खुद खाता है और जूस की भी एक सिप अवनी को देता है और उसी गिलास से खुद भी जूस पीने लगता है। अवनी दो बीते खाने के बाद कहती है, बस एकांश मुझे नहीं खाना अब। एकांश उसके मुंह के आगे सैंडविच करते हुए कहता है, खा लो चांद, तुम्हें अभी एनर्जी की बहुत जरूरत है, इसके बाद भी तो तुम्हें एक्सरसाइज करनी है। अवनी मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी। एकांश उसके मुंह में सैंडविच डालते हुए कहता है, मैं बैड एक्सरसाइज की बात कर रहा हम चांद, इसमें बहुत कैलोरी बर्न हो जाती है। कहते हुए अवनी की ओर एक आई विंक कर देता है। अवनी ये देखकर मायूस सा चेहरा बना लेती है, मगर एकांश उसके इस मासूम चेहरा पर नहीं फिसलता। वो अवनी को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसके दोनों पैरों को अपनी कमर के इर्द गिर्द लपेटकर उसके होठों पर किस करता हुआ उसे रूम में ले जाने लगता है और फिर रूम में आकर उसे बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आकर एक बार फिर उसके शरीर पर टूट पड़ता है। जैसे ही एकांश अवनी में एंटर करने वाला होता है, अवनी झट से कहती है, एकांश मुझे भी आपको प्यार करना है। एकांश ये सुनकर अवनी के बगल में लेट जाता है। अवनी ये देखकर एक तिरछी स्माइल करती है और अपने मन में कहती है, अब बहुत ही धीरे धीरे इनसे प्यार करूंगी, सारा टाइम इसमें ही निकाल दूंगी कि ये भी थक जाएंगे और फिर से जाएंगे।
कहते हुए अवनी एकांश के ऊपर आ जाती है और उसके सीने पर बहुत ही धीरे धीरे किस करने लग जाती है। एकांश ये देखकर अवनी से कहता है, चांद मैंने सारी रात प्रोग्राम चलाया है, अब तुम क्या पूरे दिन प्रोग्राम चलाने की सोच रही हो? जिस स्पीड से तुम मुझे किस कर रही हो उस स्पीड से तो मैं बहुत राउंड कर लेता। अवनी ये सुनकर उसे एक स्माइल के साथ इनोसेंट बनकर कहती है, अब मैं तो आपको प्यार ही कर रही हूँ, क्या आप नहीं चाहते कि मैं करूँ? एकांश ये सुनकर कुछ नहीं कहता। अवनी ये देखकर उसकी गर्दन पर बहुत तेज बाइट करने लगती है, जिससे एकांश कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अवनी उसे अपनी तिरछी नजरों से देखकर कहती है, अब रात का सारा बदला लूंगी। कहते हुए एकांश के सीने पर बाइट करने लगती है। उसे लगा कि एकांश को इससे दर्द हो रहा होगा, लेकिन एकांश तो अपनी आंखें बंद किए हुए इस दर्द को प्लेजर के साथ फील कर रहा था और अपने होठ को आपस में भींचकर खुद को कंट्रोल कर रहा था और अवनी के प्यार को बर्दाश्त कर रहा था। अवनी एकांश के बॉक्सर को निकालकर उसके प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में भर लेती है और सक और लीक करने लगती है। थोड़ी जी देर बाद एक बार फिर अवनी और एकांश की सिसकियां उस रूम गूंजने लगती है और दोनों ही इस बार मदहोश होकर इस दूसरे से प्यार कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों थक हार कर एक दूसरे की बाहों में समाकर सो जाते हैं। एक ऑफिस बिल्डिंग में एक शख्स इस वक्त अपने कैबिन में बैठा हुआ अपने हाथ में एक लड़की को फोटो लिए बैठे हुए बहुत जुनून भरी आंखों से उस फोटो को देख रहा था और उसे देखकर कहता है, क्या हो तुम ब्लैक शैडो, पहली ही नजर में तुमने मुझे अपना दीवाना बना दिया है, अब तुम जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढकर अपनी कैद में रख लूंगा। कहते हुए एक डेविल स्माइल करने लगता है और फिर अपने असिस्टेंट को बुलाकर उससे कहता है, कल रात क्लब में जिस लड़की को देखा था उसके बारे में पता चला? असिस्टेंट डरते हुए कहता है, नहीं सर, हम पता कर रहे हैं, शाम तक पता चल जाएगा। ये सुनकर उस चेयर पर बैठे हुए शख्स के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो गुस्से से उसकी तरफ एक छोटा चाकू उठाकर फेंकता है जो सीधा असिस्टेंट के कंधे और जाकर लगता है, लेकिन इस असिस्टेंट के मुंह से आह भी नहीं निकलता। वो शख्स गुस्से से कहता है, तुम्हें मैं सैलरी इस बात की देता हूं कि तुम मेरी ऑर्डर के तुरंत बाद ही मुझे जानकारी लाकर दो, लेकिन लगता है आजकल तुम सब निडर हो चुके हो, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता अब? ये सुनकर असिस्टेंट अपनी गर्दन हिलाकर बोलता है, नहीं सर, हमें आपसे डर लगता है। ये सुनकर सामने वाले शख्स के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है और वो कहता है, लगना भी चाहिए, अब जल्दी जाओ और मुझे उस लड़की की छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन लाकर दो। ये सुनकर असिस्टेंट जल्दी से कैबिन से चला जाता है। उसके जाने के बाद एक बार फिर वो शख्स चेयर पर बैठकर उस फोटो को देखता हुआ कहता है, ब्लैक शैडो, आई वॉन्ट फील यू इन टच एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। कहते हुए उस फोटो पर अपने होठ रख देता है। शाम का टाइम, एकांश और अवनी दोनों ही एक हॉट शॉवर लेकर वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं और अवनी और एकांश दोनों ही तैयार होकर कार में बैठकर सिंघानिया मैंशन की ओर चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों घर के अंदर पहुंचते हैं, देखते हैं कि विशाल हॉल में सोफे पर रेवती जी के सामने बैठा हुआ था। इस वक्त वो किसी ओबीडेंट बच्चे की तरह बैठा हुआ था और रेवती जी उसके ठीक सामने सोफे पर बैठी हुई थी। वहीं उसके बगल में विनी अपना सिर झुकाकर बैठी हुई थी और विशाल के साथ वाले सोफे पर जिया और जीवन बैठे हुए थे। वो दोनों ही विशाल के रिश्ते की बात करने आए थे। एकांश और अवनी भी आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। वहीं जीवन उन्हें देखकर रेवती जी से कहता है, बुआ जी, विशाल बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं इसे बचपन से जानता हूँ, ये विनी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। ये कहते हुए जीवन चुपके से विशाल की पैर पर अपना पैर मार देता है और एकांश ये नोटिस कर लेता है और उन दोनों को देखने लगता है। विशाल जीवन के पैर मारने से जल्दी से कहता है, हाँ माँ, मैं शिकायत का ख्याल रखूंगा और विनी को एक भी मौका नहीं दूंगा। बेचारे को पता ही नहीं था कि नर्वसनेस में क्या बोल रहा है। वहीं उसकी बात सुनकर सब उसे देखने लगते हैं और जीवन उसे देखकर एक बार फिर पीछे से उसकी कमर पर एक मुक्का मार देता है, जिससे विशाल होश में आता है और अपने शब्दों को सही करके कहता है, मेरी मतलब है माँ कि मैं विनी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा और आपको शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगा। रेवती जी ये सुनकर एकांश की तरफ देखती है और कहती है, एकांश बेटा, तुम्हारा क्या ख्याल है? एकांश एक नज़र विशाल और जीवन को देखता है और फिर रेवती जी को देखकर कहता है, बुआ जी, विशाल अच्छा लड़का है, विनी से बहुत प्यार करता है, हमें इन दोनों की शादी करवा देना चाहिए। ये सुनकर रेवती जी कहती है, ठीक है, फिर अगले हफ्ते ही पंडित को बुलाकर कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेंगे और फिर अपनी एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने के लिए अपने रूम में चली जाती है। वहीं विशाल और विनी के पेट में तो बटरफ्लाई उड़ने लगती है। वो दोनों ही खुश होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें देखकर जीवन कहता है, अब दोनों एक दूसरे को देखना बंद करो और जल्दी से अब शादी की शॉपिंग करना शुरू करो। विनी खुश होते हुए, हाँ जीजू, सही कहा आपने, मुझे तो बहुत सारी ड्रेसेज लेनी है ताकि मैं हर फंक्शन पर अलग अलग ड्रेस पहन सकूं और अच्छी अच्छी फोटो खिंचवा सकूं।
सब ये सुनकर नामे अपनी गर्दन हिला देते हैं और फिर एकांश जीवन और विशाल को अपने स्टडी रूम में आने के लिए कहता है। जीवन और विशाल उसके पीछे पीछे स्टडी रूम में चले जाते हैं। वहीं जिया, अवनी और विनी बैठकर बातें करने लग जाती है। स्टडी रूम में एकांश जीवन को एक फाइल देकर कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स को किसी ने जानबूझकर कार एक्सीडेंट में मरवाया था। मैंने अविनाश से पता करवाया है, उसी ने मुझे ये डिटेल्स दी है। तुम्हारे पेरेंट्स का कोई दुश्मन तुम्हारी पूरी फैमिली को मारना चाहता था, मगर ताजुक से उस दिन तुम अंकल आंटी के साथ नहीं गए और अवनी किस्मत से बच गई। जीवन उस फाइल को रीड करने लगता है और फिर एकांश की तरफ देखकर कहता है, इसका मतलब हमें उस दुश्मन को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अब हम उनके बारे में पता कैसे करेंगे? एकांश, तुम्हारे अंकल आंटी कहाँ है अब? जीवन जैसे ही ये सुनता है वो सोच में पड़ जाता है और एकांश की तरफ देखकर कहता है, मुझे उनके बारे में नहीं। जब मॉम डैड की डेथ न्यूज सुनी थी वो उस टाइम से ही गायब थे। इनफैक्ट मैं उनके बारे में ज्यादा जानता भी नहीं हूँ, क्योंकि मॉम डैड, हम और अंकल आंटी अलग ही रहते थे। एकांश, उनका पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है अंकल आंटी का एक्सीडेंट उन्होंने ही करवाया होगा, वो भी प्रॉपर्टी के चक्कर में। जीवन, हाँ, मोम डैड ने अपनी आधी प्रॉपर्टी अवनी के और आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर रखी थी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता, अगर उन्हें प्रॉपर्टी ही चाहिए थी तो वो मुझे और अवनी को अपना टारगेट बनाते, मॉम डैड को नहीं। एकांश, अब ये तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने ये क्यों किया है। पहले हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। और रही बात, उन्होंने अंकल आंटी का एक्सीडेंट करवाकर तुम्हें इसीलिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि उस टाइम तुम्हारी और अवनी की एज नहीं हुई थी। अब विल में 18 जोड़ होने पर जी प्रॉपर्टी नाम पर होती है, इसीलिए वो तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। और शायद उन्हें अब अवनी के बारे में भी पता चल गया हो कि वो जिंदा है, और तुम्हारे अंकल आंटी ने शायद तुम्हारे पीछे कोई लगा भी रखा हो जो उन्हें तुम्हारी इन्फॉर्मेशन देता हो। मे भी उन्होंने बहुत बड़ा प्लान कर रखा होगा तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़पने का। जीवन जैसे ही ये सुनता है उसके दिमाग में कुछ एकदम से क्लिक होता है और वो एकांश से कहता है, मैं अभी चलता हूँ, बाद में तुमसे इसके बारे में बात करूंगा। कहते हुए विशाल और जीवन सोफे से खड़े हो जाते हैं और दोनों ही स्टडी रूम से बाहर चले जाते हैं। एकांश भी स्टडी रूम से निकलकर हॉल में चला जाता है तो देखता है कि जिया और जीवन विशाल वहां से जा चुके हैं। अब बस विनी और अवनी ही बैठे हुए बातें कर रहे थे। एकांश उन्हें देखकर कहता है, विनी जाओ अपने रूम में स्टडी करो अब। विनी ये सुनकर हाँ में गर्दन हिलाती हुई अपने रूम में चली जाती है। एकांश भी जैसे ही अवनी को रूम में जाने के लिए कहने वाला होता है, उसी वक्त एक गार्ड अंदर आता है जिसके हाथों में 101 रेड रोजेस का गुलदस्ता था। एकांश और अवनी जैसे ही उसे देखते हैं दोनों ही एक दूसरे की चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर अवनी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो एकांश से कहती है, मिस्टर डेविल आप कितने अच्छे हैं, आपने मेरे लिए कितने सारे रोजेस मंगवाए हैं। एकांश, ये रोज मैंने नहीं मंगवाया है। अवनी जैसे ही ये सुनती है उसके चेहरे से स्माइल चली जाती है और वो उन रोजेस की तरफ देखने लगती है। तभी वो गार्ड रोजेस को टेबल पर रख देता है और अपना सिर झुकाकर एकांश से कहता है, सर किसी ने मैम के लिए ये रोजेस भेजे हैं, कहता है और फिर बाहर चला जाता है। वहीं एकांश कहता है, शायद विशाल ने विनी के लिए भेजे होंगे। वहीं अवनी से वेट नहीं होता, वो उस गुलाब के गुलदस्ते के पास जाती है और उसे देखने लगती है। तभी उसकी नज़र एक लेटर पर पड़ती है। अवनी उसे निकालकर अपने हाथ में ले लेती है और जैसे ही वो उसे खोलकर देखती है उसमें पहले अवनी की रात क्लब वाली एक फोटो निकलती है जिसमें वो स्टेज पर डांस कर रही थी। एकांश भी जब ये देखता है वो हैरान हो जाता है। फिर अवनी उस लेटर को देखती है तो उसमें एक और लेटर मिलता है। अवनी उसे खोलकर पढ़ना शुरू करती है, शैडो तुम्हारे लिए मेरी तरफ से ये 101 रोजेस। जब से तुम्हें देखा है बस तुम्हारा ही दीवाना हो गया हूँ। कल रात क्लब में जिस तरह तुम मगन होकर डांस कर रही थी, वो ब्लैक ड्रेस पहनकर मैं देखते हुए तुम पर फिदा हो गया। नाउ यू आर ए माई ब्लैक शैडो एंड माइन नाउ। आई नो कि तुम शादीशुदा हो। जब मुझे ये पता चला तो बहुत हर्ट हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। मैं तुम्हारे हस्बैंड से ज्यादा ध्यान रखूंगा। इनफैक्ट अब तो मैं तुम्हें पाकर की रहूंगा, बाय हुक और बाय क्रूक, यू आर माइन ब्लैक शैडो। एकांश जैसे ही ये पढ़ता उसके चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा आ जाता है और वो रोजेस को उठाकर जमीन पर पटक देता है और उन्हें गुस्से से अपने पैरों से कुचलने लगता है। अवनी ये देखकर डर से अपना थूक गटक लेती है। वहीं एकांश अब अवनी के हाथ से उस लेटर को छीन लेता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और गुस्से से कहता है, लगता है इसे पता नहीं है कि तुम किसकी बीवी हो, इसीलिए तो इसकी इतनी हिम्मत आ गई है को मेरी चांद को मेरे ही घर पर फूल भेज रहा है, वो भी अपने प्यार का इजहार कर रहा है। तभी अवनी कहती है, मुझे लगता है उसे पता है आपके बारे में, तभी तो आपके इस घर में ही ये फ्लावर्स भिजवा दिए और आधे से ज्यादा मुंबई को पता है कि ये आपका घर है।
एकांश जैसे ही ये सुनता है वो समझ जाता है और उसे अवनी की बात भी सही लगती है। अगर अवनी के दीवाने को एकांश का पता नहीं होता तो वो इस घर में फ्लावर नहीं भेजता, मतलब उसे अच्छे से पता है कि अवनी एकांश की वाइफ है। एकांश अवनी के कंधों पर अपने हाथ रखकर कहता है, चांद तुम इन सब पर गौर मत करो, अपने रूम में जाओ और अपने एग्जाम की तैयारी करो, ओके। अवनी ये सुनकर हाँ में गर्दन हिला देती है और उन कुचले हुए रोजेस को देखती हुई अपने रूम की ओर चली जाती है। एकांश के उन रोजेस को कुचलना अवनी को सच में बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो उन रोजेस को अपने कमरे में रखना चाहती थी क्योंकि वो सच में बहुत लवली दिख रहे थे, लेकिन अवनी अपना मन सा मारकर अपने रूम में चली जाती है और एकनश गुस्से से अपने ऑफिस की ओर चला जाता है और गुस्से से अपने कैबिन में जाकर तोड़ फोड़ करने लगता है और फिर अपना फोन निकालकर किसी को अवनी के उस सरफेरे आशिक के बारे में पता करने को बोलता है और फिर कॉल कट करके गुस्से में खुद से कहता है, मैं एक बार अपनी चांद को खो चुका हूं, अब कोई एरा गेरा मेरी चांद को मुझसे अलग नहीं कर सकता, वो सिर्फ मेरी है, शी इज ओनली माइन, शी इज माई मून। कहते हुए एकांश लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और अपनी आंखें बंद करके अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगता है। इधर अवनी रूम में बैठी हुई चिप्स खा रही थी। उसके सामने उसकी बुक खुली रखी हुई थी और साइड में उसका फोन रखा हुआ था जिसमें वो इस वक्त चिप्स खाती हुई ब्रिजिटन सीरीज देख रही थी, जिसमें इस वक्त बहुत ही रोमांटिक सीन आ रहा था। अवनी उसे एकटक देख रही थी। तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आ जाती है। ये देखकर अवनी चीड़ जाती है और कॉल को कट करके फिर से सीरीज देखने लगती है, लेकिन एक बार फिर से उसके फोन पर कॉल आ जाती है। अवनी एक बार फिर उसे काट देती है। ऐसे ही 5-6 बार अवनी को कॉल आती रहती और अवनी कॉल को कट करती रहती है। एक बार फिर से अवनी को कॉल आ गया। इस बार अवनी फोन उठा लेती है और सामने वाले के कुछ बोलने से पहले उस पर भड़कते हुए कहती है, क्यों फोन कर करके बार बार तंग कर रहे हो? जब सामने वाला बंदा आपका फोन बार बार काट रहा है तो समझ नहीं आता क्या कि वो आपसे अभी बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उधर से एक कोल्ड आवाज आती है, तो मेरी ब्लैक शैडो, कब मुझसे बात करने में इंटरेस्ट हो बता दो, मैं उसी टाइम पर तुम्हें कॉल कर लूंगा। अवनी जब से आवाज सुनती है और उसके मुंह से ब्लैक शैडो सुनती है तो उसे लेटर और फ्लावर्स याद आ जाते हैं। वो अपनी धीमी आवाज में कहती है, क्या तुमने ही फ्लावर्स भेजे थे? उधर से वो लड़का अपनी जुनून भरी आवाज में कहता है, हाँ मेरी शैडो, क्या तुम्हें वो पसंद आए? मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ही उन्हें रेडी करवाया था, पूरे 101 रोजेस थे वो, पता है ना तुम्हें 101 का मीनिंग? इट्स मीन आई लव यू। अवनी जैसे ही ये सुनती है उसके दिल में बेचैनी होने लगती है और वो गुस्से से कहती है, जब तुम्हें पता है मैं शादीशुदा हूं तो क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्या तुम मेरे हस्बैंड को जानते नहीं हो? वो लड़का हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे हस्बैंड को जानता हूँ शैडो, आई नो तुम्हारा हस्बैंड एकांश सिंघानिया है, एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन। लेकिन मुझे उससे क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे तो अब सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है। अवनी गुस्से से, लेकिन मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो कोई भी हो मुझे आज के बाद कॉल मत कर देना वरना मेरे एकांश तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो लड़का, उफ कितनी फिक्र है तुम्हें मेरी शैडो, तुम्हारा हस्बैंड कहीं मुझे मार न डाले इसीलिए मुझे पहले ही खुद से दूर रहने के लिए कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं आरव सिंह मरने से कभी डरता नहीं है। अवनी जैसे ही ये सुनती है कहती है, अब ये आरव कौन है जिसे मेरे एकांश का कोई खौफ ही नहीं? आरव शैडो, मैं ही आरव सिंह हूं, तुम्हारा आरव, और तुम मेरी प्यारी सी शैडो। अवनी गुस्से से कहती है, ना ही तो मैं तुम्हारी प्यारी शैडो हूं और ना ही तुम मेरे हो, मैं बस अपने एकांश जी को हूं और मेरे सिर्फ एकांश जी, कोई आरव वोवा नहीं। आरव अपनी जुनून भरी आवाज से कहता है, शैडो तुम अब मेरी हो, अपने एकांश जी की नहीं। मैं जल्द ही तुम्हें उसकी दुनिया से निकालकर अपनी दुनिया में ले आऊंगा और तुम्हारा एकांश कुछ नहीं कर पाएगा। अवनी मुंह बनाते हुए कहती है, क्या तुम एलियन हो जो मुझे अपनी दुनिया में लेकर जाओगे? और कितनी दुनिया होती है, मुझे तो बस इसी दुनिया के बारे में पता है जहां पर इंसान रहते हैं, तुम कहीं दूसरे ग्रह से तो नहीं आए हो? आरव ये सुनकर अपनी नर्म आवाज में कहता है, शैडो तुम मुझसे मिलकर खुद ही क्यों नहीं जान लेती कि मैं एलियन हूं या इंसान? तुम मुझसे मिलने आ सकती हो या फिर तुम मुझे कहीं बाहर जगह बता दो, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। अवनी, मैं तुमसे मिलने क्यों आऊं? और अब क्या तुम्हें मेरे हस्बैंड से डर लग गया है जो तुम्हें बाहर कहीं जगह बताऊं मिलने के लिए? अगर इतना ही प्यार है मुझसे तो सीधा घर मिलने आओ, वो भी मेरे एकांश के सामने, कहीं बाहर क्यों? आरव एक तिरछी स्माइल के साथ कहता है, आपका हुक्म सर, आंखों पर मेरी शैडो, रात में इंतजार करना, मैं मिलने आऊंगा तुमसे, हो भी तुम्हारे सो कॉल्ड हस्बैंड के सामने और वो मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकेगा। मेरा इंतजार करना, लव यू शैडो, बाय कहकर आरव फोन कट कर देता है। और इधर अवनी अपने फोन को घूरती हुई कहती है, आओ तुम्हारी हड्डियां ना तोड़ दी ना तो मेरा नाम भी अवनी एकांश सिंघानिया नहीं। रात के 8 बजे
आरव इस वक्त अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके सामने एक बॉडीगार्ड अपना सिर झुकाकर खड़ा हुआ था। आरव उसे देखते हुए गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें सैलरी बस तमाशा देखने के लिए नहीं देता, इसीलिए देता हूं ताकि तुम मेरे दुश्मनों पर नजर रखकर उनकी हर एक मूवमेंट की खबर मुझे दे सको। वो गार्ड डरते हुए कहता है, सर मिस्टर कश्यप ने हमारे माफिया वर्ल्ड में अपना सिक्का जमा लिया है और अब वो आपको जगह लेना चाहते हैं। पहले भी उसने आपके बारे में माफिया वर्ल्ड में झूठी बातें फैलाकर माफिया गैंग को आपके खिलाफ भड़का दिया था और अब वो उसी भड़कीली आग के लगाने की वजह से माफिया वर्ल्ड पर राज करना चाहता है। आरव ये सुनकर अपने सामने रखे गिलास में वाइन भरता है और वाइन की एक शिप लेकर कहता है, बुढ़े के पैर कब्र में लटके हैं लेकिन करना इसे राज है माफिया वर्ल्ड पर। मैं कुछ दिनों के लिए शांत क्या हुआ, इसके तो पर ही निकल आए। लगता है अब इसके इन परों को काटना पड़ेगा। आरव उस बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहता है, उसकी कोई औलाद है? बॉडीगार्ड अपना सिर हिलाकर कहता है, ये सर उसकी एक बेटी है। आरव ये सुनकर एक तिरछी स्माइल करते हुए कहता है, किडनैप करो उसका और उठाकर उसे मेरे मेंशन में लेकर आओ, फिर मैं देखता हूं कैसे पटेल कश्यप भागता हुआ अपनी बेटी की जान की भीख मांगने आएगा। कहते हुए खतरनाक हंसी हंसने लगता है और बॉडीगार्ड उसका ऑर्डर सुनकर जल्दी से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद आरव अपनी जेब से अवनी की फोटो निकालता है और उसे देखकर अपनी जुनून भरी आवाज में कहता है, आई एम कमिंग ब्लैक शैडो, और फिर जल्दी से सोफे से उठकर ब्लैक हुड्डी पहनता है और अपनी कार की लेकर रूम से बाहर चला जाता है। कुछ ही पल बाद सिंघानिया मैंशन के सामने थोड़ी दूर पर आकर एक कार रुकती है और उस कार के अंदर बैठा आरव एक टक सिंघानिया मैंशन की तरफ देख रहा था। अभी एकांश घर और नहीं आया था, वो अपने ऑफिस में ही था और आरव को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, इसीलिए वो इतनी जल्दी ही सिंघानिया मैंशन आ गया। वो एक नज़र अपने चारों ओर देखता है और फिर कार से निकलकर सिंघानिया मैंशन के पीछे वाले दरवाजे की तरफ चला जाता है और वहां लगे एक पाइप पर चढ़कर एकांश के रूम की बालकनी में जाने लगता है। जैसे ही वो अवनी और एकांश के रूम की बालकनी में पहुंचता है तो वो देखता है कि अवनी इस वक्त अपने रूम में ही टहल रही थी। उसे देखकर वो अपने कदम रूम के अंदर की ओर बढ़ा देता है और जाकर सीधा उसके पीछे खड़ा हो जाता है। अवनी को इधर उधर टहल रही थी, जैसे ही वो पीछे मुड़ती है आरव के सीने से टकरा जाती है, जिससे अवनी अपनी नजरें सामने उठाकर देखती है और आरव को देखकर कहती है, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? आरव एक तिरछल स्माइल के साथ कहता है, कमाल है ब्लैक शैडो, खुद तो तुमने मुझे यहाँ इनवाइट किया है और अब तुम ही मुझसे पूछ रही हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। दिस इज नॉट फेयर ब्लैक शैडो। अवनी जैसे ही ये सुनती है वो समझ जाती है कि ये वही रोज भेजने वाला लड़का है। अवनी ये देखकर उससे गुस्से में कहती है, इतनी अच्छी शक्ल सूरत ले रहे हो लेकिन लगता है भगवान तुम्हारे भेजे में थोड़ा भेजना भूल गया है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम जो कोई भी हो, मैं सिर्फ अपने एकांश जी की हूँ। मेरा पीछा करना छोड़ दो और अगर आज के बाद तुम मुझसे मिले भी तो टांगे तोड़कर रख दूंगी तुम्हारी। आरव जब ये सुनता है तो अवनी से कहता है, शैडो तुम मेरी टांगे तोड़ो या हाथ तोड़ो, मैं तो फिर भी तुम्हें चाहूंगा और तुम्हारा पीछा करूंगा। अवनी अब नरमी से उसे कहती है, देखो भाई। आरव गुस्से से उसकी बात बीच में काट देता है, डोंट कॉल मी भाई। मगर अवनी उसकी बात को इग्नोर कर कहती है, देखो भाई, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और मैं अपने एकांश जी से बचपन से प्यार करती हूँ। उनके लिए बहुत पजेसिव हूँ, ज्यादा नहीं लेकिन कम भी नहीं, और मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकती। आरव मैं तुम दोनों को अलग करके रहूंगा। अवनी उसे देखती हुई कहती है, कभी नहीं कर सकते तुम। अगर एकांश जी और मैं कभी अलग हुए भी तो जान दे दूंगी, मैं अपनी मारना पसंद करूंगी लेकिन उनके बिना जीना बिल्कुल भी नहीं। आरव जब ये सुनता है तो उसकी आंखें हैरत में फैल जाती है और अवनी के मुंह से जान देने की बात सुनकर उसके दिल में बेचैनी होने लगती है। अवनी आगे उसे समझाती हुई कहती है, अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हैं तो आपको उसकी खुशियां देखनी चाहिए और तुम तो मुझसे मेरी जिंदगी भर की खुशियों से अलग करना चाहते हो, तो ये तुम्हारा प्यार नहीं बस अट्रैक्शन है, और प्यार और अट्रैक्शन में जमीन आसमान का फल होता है। आरव अवनी की आंखों में देखकर कहता है, मुझे तुम्हारा प्रवचन सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है शैडो, मैं बस किसी भी कीमत पर तुम्हें पाना चाहता हूं। मुझे नहीं पता अब ये अट्रैक्शन है या लव, आई जस्ट वॉन्ट यू। एक बार जो आरव सिंह ठान लेता है उसे पाकर ही रहता है। वेट करना, बहुत जल्द मैं तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगा। कहते हुए आरव बालकनी के रास्ते से वापस नीचे की ओर जाकर अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। अवनी बालकनी से उसकी कार को जाता हुआ देखती है और फिर मुंह बनाकर खुद से कहती है, इतना बड़ा लेक्चर दिया मैंने, इसके भेजे में कुछ घुसा ही नहीं, खैर इसे तो अब मेरे सया देखेंगे। कहते हुए अवनी अपने रूम में आ जाती है और एकांश के आने का वेट करने लगती है। तकरीबन आधे घंटे बाद एकांश रूम में आता है। उसके हाथ में इस वक्त 101 रेड रोजेस का गुलदस्ता था। अवनी जब ये देखती है तो सोफे से खड़ी होकर उसके सामने चली जाती है।
अवनी मुस्कुराती हुई कहती है, मिस्टर डेविल, क्या ये मेरे लिए है? एकांश जब ये सुनता है तो कहता है, नहीं, हमारे रूम में एक चुड़ैल रहती है, उसके लिए है। अवनी जब ये सुनती है तो एकांश को अपनी खा जाने वाली नजरों से देखने लगती है। एकांश ये देखकर उसके गाल पर किस करके कहता है, चांद, अब मैं उसे यहाँ लेकर आया हूँ तो ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। कहते हुए एकांश अवनी के हाथों में वो फ्लावर्स दे देता है। अवनी अपनी दोनों बाहों को फैलाकर उसे अपने सीने से लगा लेती है और उन्हें स्मेल करने लगती है। एकांश ये देखकर ना में सिर हिला देता है और फिर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद एकांश वॉशरूम से बस टॉवल लपेटकर रूम में आता है और जब अवनी को देखता है तो पाता है कि अवनी ने फ्लावर के बुके को बेड पर रख लिया है और खुद बगल में लेटी हुई है। एकांश जब उसे ऐसे देखता है तो बेड की तरफ आता है और जैसे ही फ्लावर के बुके को उठने वाला होता है, अवनी झट से उसे कहती है, मिस्टर डेविल, इसे यहीं रखे रहने दीजिए, इनसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एकांश, चांद, अगर ये यहीं रखे रहे तो मैं कहाँ सोऊंगा? मेरे लिए सिर्फ ये थोड़ी सी जगह बची हुई है और मुझे अभी बहुत आराम से सोने का मन है, इसीलिए अभी के लिए इसे टेबल पर रख देता हूँ। अवनी, नहीं नहीं, आप इसे यहीं रहने दीजिए। आप एक काम कीजिए, आप आज सोफे पर सो जाइए या फिर दूसरे रूम में बेड पर अच्छे से फैलकर सो जाइए, बट ये फ्लावर्स यहीं रहने दीजिए। एकांश ये सुनकर अपनी आंखें छोटी कर अवनी को घूरने लगता है और कहता है, चांद, इन्हें मैं लेकर आया हूँ और तुम अब इनके लिए मुझे सोफे पर सोने के लिए कह रही हो। मैं एक काम करता हूँ, इन फ्लावर्स को हो सोफे पर रख देता हूँ। अवनी, नहीं, अगर आप इसे सोफे पर रखेंगे तो मैं भी जाकर सोफे पर सो जाऊंगी, बेड पर नहीं सोऊंगी। एकांश, चांद, अब ये कौन सी नई जिद है तुम्हारी? मुझे तुम्हारे पास सोना है और तुम हो कि इन फ्लावर्स को अपने पास सुलाने में लगी हो, मेरा मतलब है इन्हें यहाँ रखवा रही हो। अवनी जिद करते हुए, मुझे नहीं पता, लेकिन ये फ्लावर्स यहीं रहेंगे, आप जाकर सोफे पर सो जाओ। एकांश ये सुनकर गुस्से से उस फ्लावर के बुके को अपनी खा जाने वाली नजरों से देखता है और तकिया और चादर लेकर सोफे की ओर जाकर सोफे पर लेट जाता है। अवनी उसे देखकर कहती है, क्या आपको कपड़े नहीं पहनने, ऐसे टॉवल में ही सोना है? एकांश उसे देखता हुआ कहता है, मैं तो टॉवल में भी नहीं सोना चाहता, मन कर रहा है इसे भी उतार कर फेंक दूं और फिर तुम्हारे सामने नेक्ड होकर सो जाऊं। अवनी जब ये सुनती है तो अपना चेहरा फेर लेती है और फ्लावर पर अपने हाथ लगाने लगती है। एकांश जब उसे ये करता देखता है तो अपना मुंह बना लेता है और फिर अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है। इधर आरव जब अपने मेंशन के अंदर जाकर हॉल में पहुंचता है तो उसे अपने मेंशन से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। आरव वहां खड़े एक गार्ड से गुस्से में पूछता है, ये लड़की कौन चिल्ला रही है? वो गार्ड अपना सिर झुकाकर कहता है, सर, कश्यप की बेटी है, अभी थोड़ी देर पहले उसका किडनैप करके लाए हैं और वो इस वक्त आपके रूम में ही है। आरव गुस्से से बेवकूफ कही कि उसे मेरे रूम में क्यों बंद किया है? इस घर में इतने सारे रूम हैं, किसी में भी बंद कर देते, चाहे तो स्टोर रूम में बंद कर देते। गार्ड डरते हुए, सॉरी सर। आरव गुस्से से उसे एक नजर देखता है और फिर लंबे कदम रखते हुए अपने रूम की ओर चला जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सामने उसके पूरे रूम में पिलो से निकले हुए फाइबर्स हवा में उड़ रही थी और उसके बेड के पास एक लड़की शादी का लाल जोड़ा पहने हुए उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक आ रहे थे, जिससे उसकी गोरी पीठ भी ढकी हुई थी। आरव उसे गुस्से से घूरता हुआ अंदर आता है और उसकी बाजू को पकड़कर अपनी ओर घुमा लेता है और जैसे ही उसे देखता है एक पल के लिए वो फ्रिज हो जाता है। अब फ्रिज हो भी क्यों न, उसके सामने एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत चेहरा जो था, तीखे नैन नक्श, काली आंखें, पतली सी नाक जिसमें इस वक्त उस लड़की ने नथ पहनी हुई थी, पतले गुलाबी होठ, उस लड़की के माथे पर छोटी से बिंदी, कानों में बड़े बड़े झुमके और हाथों में लाल चूड़ियां। उसकी उम्र लगभग 22 साल की होगी। वो लड़की इस वक्त बहुत ही ज्यादा कयामत लग रही थी। आरव तो जैसे उसकी उन काली आंखों को देखकर हिप्नोटाइज ही हो गया, लेकिन वो जल्दी ही होश में आ जाता है। वहीं वो लड़की भी एक टक आरव के हैंडसम फेस को देखने लगती है और उसके चेहरे पर डूब जाती है। ना जाने पल भर में उस लड़की ने आरव के साथ क्या क्या सपने देख लिए। तभी वो आरव की गुस्से भरी आवाज से होश में आती है। आरव गुस्से से, ये क्या हाल बनाया तुमने? मेरे रूम का कुछ मैनर्स है या नहीं है? लगता है तुम्हारे बाप ने तुम्हें मैनर्स सिखाए ही नहीं, मिस। वो लड़की एटीट्यूड से कहती है, मुस्कान, मुस्कान कश्यप नाम है मेरा और मेरे बाप ने मुझे क्या सिखाया क्या नहीं वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मिस्टर किडनैपर, आप मुझे ये बताने का कष्ट करिए कि आपने मुझे किडनैप क्यों किया है। आरव एक तिरछी स्माइल से कहता है, ताकि तुम्हारा बाप अब तुम्हारी जान की भीख मांगने के लिए गिड़गिड़ाता हुआ मेरे पास आए और अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगे।
ये सुनकर मुस्कान हंसने लगती है। उसे हंसता देख आरव अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगता है। मुस्कान हंसते हुए बेड पर बैठ जाती है और फिर अपनी हंसी कंट्रोल करके कहती है, भूल जाओ, मेरा बाप आपसे यहाँ पर मेरे लिए भीख मांगने आएगा। वो तो खुद आज अपने फायदे के लिए मुझे अपने राइवल को बेचने वाले थे। आज मेरी शादी थी लेकिन मुझे ये शादी नहीं करनी थी और ऐन वक्त पर आपके आदमियों ने मुझे आकर मंडप से उठा लिया। मैं तो बहुत खुश हूँ इस किडनैपिंग से, इसीलिए आपको बड़े वाला थैंक यू। आरव उसकी बात सुनकर उसके नजदीक जाकर अपनी हस्की वॉइस में कहता है, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए मिस, मैंने किसी को भी मार सकता हूँ, डेफिनेटली अपने राइवल्स को। सो यू नीड टू टेक टेंशन। मुस्कान उसकी आंखों में देखकर कहती है, किडनैप आपने मुझे किया है तो मैं क्यों इतनी टेंशन लूं, और दुश्मनी आपकी मेरे बाप से है, मेरी आपसे से नहीं, और ना आपकी मुझसे, तो मैं डरूं क्यों आपसे। मैं तो मजे करूंगी, यहाँ इतना हैंडसम बंदा खड़ा है मेरे सामने, अमीर भी हो हैंडसम भी, तो डरना किस बात का, मेरे तो मजे ही मजे हैं अब यहाँ। आरव ये सुनकर उसे घूरता हुआ कहता है, कोशिश भी मत करना मेरे करीब आने की, वरना इतनी बेरहम मौत दूंगा कि फिर से जन्म लेने के बारे में भी 10 बार सोचना पड़ेगा तुम्हें, मिस फियरलेस। मुस्कान मुस्कुराते हुए उसे देखती है और कहती है, बंदे तो तुम लाजवाब हो, हॉट भी, इंटेलिजेंट भी और माफिया टाइप भी, ऐसा ही तो चाहिए था मुझ, तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। अब मैं तुम्हारे करीब आऊंगी चाहे तुम मुझे कितनी भी बेरहम मौत क्यों ना दो। आरव तिरछी स्माइल के साथ कहता है, आग से खेलने की कोशिश कर रही हो मिस फियरलेस, मत करो वरना जलकर राख हो जाओगी। मुस्कान भी उसी एटीट्यूड से कहती है, देखती हूँ कितना जलूंगी इस आग में। दोनों ही एक दूसरे को अपनी चैलेंज भरी निगाहों से घूरने लगते हैं। जहां अब मुस्कान ये चैलेंज कर चुकी थी कि वो आरव के करीब जाकर रहेगी, वहीं आरव उसे ये चैलेंज कर चुका था कि वो उसे खुद के करीब नहीं आने देगा और उसे बेरहम मौत देगा। आरव एक नज़र उसे देखता है और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ अपने रूम से बाहर ले जाता हुआ स्टोर रूम की तरफ ले जाता है और वहां का डोर खोलकर मुस्कान को अंदर धक्का दे देता है, जिससे मुस्कान सीधा फर्श पर जाकर गिर है। मुस्कान अपनी तीखी नजरों से आरव को देखने लगती है। आरव उसे गुस्से से देखता हुआ कहता है, अब जब तक तुम्हारा बाप गिड़गिड़ाते हुए तुम्हें यहाँ लेने नहीं आता, पड़ी रहो इस कमरे में, कहते हुए डोर को बाहर से लॉक करके चला जाता है। और अंदर मुस्कान अपने हाथों को साफ करती हुई उठती है और स्टोर रूम को देखकर एक तिरछी स्माइल के साथ कहती है, अब यहीं से हमारे प्यार की शुरुआत होगी मिस्टर किडनैपर। मुस्कान वहां रखी एक चेयर पर बैठ जाती है और वहीं आरव किचन में जाकर अपने लिए खाना बनाने लगता है। मोस्टली वो अपने सारे काम खुद ही करना पसंद करता था। कुछ देर बाद वो इटालियन वेजिटेबल नूडल बनाकर हॉल में डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठ जाता है और जैसे ही एक निवाला खाने वाला होता है उसे मुस्कान की याद आ जाती है और वो अपने बगल में खड़े गार्ड से कहता है, क्या उस लड़की ने खाना खाया था। बॉडीगार्ड ये सुनकर नामे गर्दन हिला देता है। आरव ये देखकर उससे कहता है, जाओ किचन में से उसके लिए नूडल्स ले जाकर उसे दे दो, भूखी रहेगी तो मेरा ही दिमाग खाएगी। गार्ड हाँ में अपनी सिर हिलाकर किचन में चला जाता है और एक प्लेट में नूडल्स और पानी का गिलास लेकर गेस्ट रूम की तरफ चला जाता है और फिर गेस्ट रूम का डोर खोलकर मुस्कान के सामने नूडल्स की प्लेट रख देता है और साइड में पानी का गिलास भी। मुस्कान जब ये देखती है तो कहती है, हे गार्ड, रुक, कहाँ जा रहा है। गार्ड जो जाने के लिए ही पलटा था, मुस्कान की आवाज सुनकर पीछे मुड़कर कहता है, बॉस ने खाना भिजवाया है आपके लिए, खा लीजिए इसे। मुस्कान एक स्माइल के साथ कहती है, जाकर अपने बॉस को बोल दो कि मैं जब तक नहीं खाऊंगी जब तक वो खुद यहां आकर मुझे अपने हाथों से नहीं खिलाते। गार्ड ये सुनकर स्टोर रूम को बाहर से लॉक करके नीचे की ओर हॉल में चला जाता है और आरव के सामने अपना सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। आरव अपने नूडल्स खाते हुए बोलता है, खा लिया उसने खाना। गार्ड, नहीं सर, उन्होंने कहा है कि वो तब तक खाना नहीं खाएंगी जब तक आप खुद उसे अपने हाथों से नहीं खिलाएंगे। आरव जैसे ही ये सुनता है उसकी भौहें आपस में सिकुड़ जाती है और फिर वो अपने नूडल्स खाकर कहता है, रहने दो भूखी, जब भूख लगेगी तो खुद ही खा लेगी। कहते हुए आरव खुद नूडल्स खाने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद अपनी खाली प्लेट को उठाकर किचन में ले जाता है और उसे धोकर रख देता है और फिर अपने रूम की ओर चला जाता है। जैसे ही वो अपने रूम में जाता है वो रूम को चारों ओर देखने लगता है जो अब बिल्कुल साफ था। ये देखकर आरव अपने रूम के अंदर आता है और फिर अपना फोन लेकर बालकनी में चला जाता है और मुस्कान के डैड का नंबर डायल करता है। जैसे ही दूसरी तरफ से फोन पिक होता है आरव अपनी कॉल्ड आवाज में कहता है, लगता है तुम्हें अपनी बेटी की जान प्यारी नहीं है, तभी तो किडनैप किए हुए 5 घंटे से ऊपर हो गया लेकिन अभी तक तुम गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास अपनी बेटी की जान की भीख मांगने नहीं आए।
उधर गुस्से से मुस्कान के डैड महेश कश्यप कहते हैं, ओह तो तुमने मेरी बारी का किडनैप किया है, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम्हारी किडनैपिंग की वजह से मेरी आज बहुत बदनामी हुई है। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें छोड़ूंगा। अब तुम देखना मैं तुम्हारी अंडरवर्ल्ड की दुनिया को कैसे बर्बाद करता हूं, कहकर महेश कॉल कट कर देता है। इधर आरव अपने फोन को घूरते हुए कहता है, कमाल है, अपनी बेटी के बारे में कोई फिक्र नहीं है लेकिन अपनी इज्जत की जरूर पड़ी है। इस इंसान को एक बार भी ये तक नहीं पूछा कि मेरी बेटी कैसी है और कैसी नहीं। खैर मुझे तो बस इसके आने का वेट है अब। कहते हुए आरव अपनी जेब से एक सिगरेट निकालता है और उसे जलाकर सिगरेट के कश लेता है। तारों भरी रात को देखने लगता है और अवनी के बारे में सोचने लगता है और फिर सिगरेट को अपने पैरों तले रगड़कर वापस अपने रूम में आकर बेड पर लेट जाता है और उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। सुबह का वक्त सिंघानिया मेंशन। अवनी आज सुबह से मुंह बनाए हुए बेड पर बैठी हुई थी और एकांश को देख रही थी जो कुछ फाइल्स रीड कर रहा था। वो फाइल्स में देखकर ही कहता है, चांद मुझे ऐसे घूरना बंद करो, तुम्हारे ऐसे घूरने से मैं तुम्हें फिर भी हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। अवनी मुंह बनाते हुए कहती है, एकांश अभी कुछ दिन पहले ही तो चेकअप करवाया था और मुझे शर्म आ रही है उस डॉक्टर के सामने जाने में। एकांश ये सुनकर अवनी की ओर देखता है और कहता है, चांद वो लेडी डॉक्टर है, तुम्हें लेडी डॉक्टर से भी शर्म आने लगी है। अवनी उसे घूरते हुए कहती है, ऐसा नहीं है, मुझे उनसे इसीलिए शर्म आ रही है क्योंकि आपने उनसे एसेक्स के बारे में पूछा था कि प्रेगनेंसी में एसेक्स कर सकते हैं या नहीं। एकांश जब ये सुनता है तो उसे याद आता है कि कुछ टाइम पहले उसके डॉक्टर से कॉल करके ये पूछा था। वो अवनी की तरफ देखकर कहता है, चांद इट्स नॉर्मल, इसमें शाय फील करने वाली कोई बात नहीं है। और पूछा तुमने थोड़ी था, पूछा तो मैंने था, तो शर्म तो मुझे आनी चाहिए। अवनी आप में शर्म है ही कहाँ, इसीलिए तो आपके नाम की शर्म भी मुझे आ जाती है। एकांश ये सुनकर ना में अपना सिर हिला देता है और फिर अवनी को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे नीचे ले जाने लगता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है देखता है कि रेवती जी और विनी वहीं बैठी है, उनके साथ ही अविनाश भी वहीं बैठा था। एकांश उन सब की तरफ देखकर कहता है, मैं चांद को चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूं, अविनाश तुम तब तक ऑफिस जाओ और जो मीटिंग है उसकी तैयारी करो। अविनाश वहां से खड़ा होकर यस बॉस कहता है और फिर बाहर की ओर चला जाता है और एकांश अवनी को अपनी गोद में लिए उसके पीछे पीछे बाहर की ओर चला जाता है। फिर उसे कार की पिछली सीट पर लेकर बैठ जाता है। उनके बैठते ही ड्राइवर पार्टीशन ऑन कर देता है और कार ड्राइव करके हॉस्पिटल वाले रास्ते की ओर ले जाता है। अविनाश भी कार में बैठकर ऑफिस की तरफ चला जाता है। इधर मल्होत्रा मैंशन के पीछे जो घर बना हुआ था उसके एक रूम में इस वक्त जीवन और विशाल खड़े हुए थे और उनके सामने जीविका बेहोशी भरी हालत में थी। जीवन उसे देखकर बड़े ही खतरनाक तरीके से कहता है, मैं तुमसे सिर्फ एक ही बार पूछूंगा जीविका, तुम्हें मेरी जिंदगी में किसने भेजा था, किसने तुम्हें मेरा दोस्त बनने के लिए कहा और मेरी ही कंपनी में जॉब करने के लिए कहा था। जीविका जब ये सुनती है तो उसके दिल में एक डर सा आ जाता है लेकिन इस डर को वो अपने चेहरे पर नहीं आने देती और कहती है, जी जीवन, मुझे किसी ने तुम्हारी जिंदगी में नहीं भी भेजा था, मैं खुद तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जीवन, लेकिन अब प्लीज तुम मुझे यहाँ से आजाद करो, मुझसे अब और दर्द सहन नहीं होता। जीवन गुस्से से उसे देखता हुआ बोलता है, जब दूसरों को दर्द में देखकर मुस्कुराती हो तब तो तुम्हें कोई दर्द नहीं होता, अब खुद तकलीफ में हो तो आजाद करने को कह रही हो। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम्हें मेरी कंपनी में किसने भेजा। कहते हुए जीवन इस बार जीविका के सिर के बीचों बीच उसके माथे पर गन तान कर खड़ा हो जाता है, जिससे जीविका डर से अपना थूक गटक लेती है। वो रोते हुए जीवन को देखने लगती है और अटक अटक कर कहती है, मैं मुझे मत मारना प्लीज, मुझे तुम्हारे अंकल आंटी ने तुम्हारी कंपनी में भेजा था और तुम्हारी लाइफ में भी। साइड में खड़ा विशाल जब ये सुनता है तो उसे बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है, मतलब कॉलेज से लेकर अब तक जीविका जीवन के साथ थी और कंपनी की हर एक इन्फॉर्मेशन फिर तो जीविका ने जरूर जीवन के अंकल आंटी को दी होगी और साथ में जीवन की लाइफ में क्या हो रहा है इसकी भी हर एक बात उसने जरूर बताई होगी। जीवन जब जीविका के मुंह से ये सुनता है तो उसके फेस पर एक विनिंग स्माइल आ जाती है। वो जीविका से कहता है, कहाँ है अब मेरे अंकल आंटी जिन्होंने तुम्हें मेरी जिंदगी का रिपोर्टर बनाकर भेजा है। जीविका न में अपना सिर हिला देती है और कहती है, मुझे नहीं पता इस बारे में। जीवन गन का ट्रिगर दबा देता है जिससे एक गोली जीविका के साइड से होकर निकल जाती है, जिससे जीविका डर जाती है और अपनी आंखें डर से बंद कर लेती है। जीवन उसे देखता हुआ कहता है, अब अगला निशाना सीधा तुम्हारे माथे पर होगा तो जल्दी से मुझे जवाब दो। जीविका डरते हुए जल्दी से कहती है, वो अभी कोलकाता में है, कल ही मुंबई आने वाले हैं और वो सीधा यही मल्होत्रा मेंशन आने वाले हैं अच्छा का ड्रामा करने, और को अवनी और तुम्हारे नाम पर प्रॉपर्टी है उसे अपने नाम करवाने के लिए।
जीवन एक तिरछी स्माइल करते हुए कहता है, आने दो, बहुत अच्छे से स्वागत होगा उनका। और फिर विशाल की तरफ देखकर कहता है, विशाल इसका क्या करना है ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो। विशाल हाँ में गर्दन हिला देता है। ये देखकर जीवन वहां से चला जाता है और विशाल जीविका को देखकर उसके हाथ पैर खिलने लगता है। जीविका ये देखकर खुश होकर कहती है, क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो? जीवन, ऑफ कोर्स जीविका, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक जीवन के अंकल आंटी यही रहेंगे। अगर तुमने उनके सामने अपनी जुबान खोलने की कोशिश की तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो जीवन इस बार तुम्हारा क्या हश्र करेगा। और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो इस बार तुम्हें किडनैप करके नहीं रखेंगे, सीधा गोली से उड़ा देंगे। ये सुनकर तो जीविका के मन में डर बैठ जाता है और वो अपना हर एक स्टेप अच्छे से रखने का सोच लेती है। विशाल उसे फ्री करता है और फिर गार्ड्स के साथ उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, क्योंकि उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे जिन्हें अब ठीक करवाना था। इधर आरव इस वक्त अपनी जिम से आया था। इस वक्त उसके पूरे शरीर पर पसीना ही पसीना बह रहा था। वो फ्रेश होने के लिए अपने रूम में जाता है और फिर थोड़ी देर बाद एक ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहनकर अच्छे से टायर होकर किचन में आ जाता है और अपने लिए ब्रेड टोस्ट करने लगता है। इस वक्त वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसने अपनी शर्ट की स्लीव्स को ऊपर किया हुआ था और वो बड़ी ही सफाई के साथ कुकिंग कर रहा था। और फिर साथ में को 2 अंडों का ऑमलेट बना लेता है और उन ब्रेड को उसके ऊपर रखकर तैयार करके ब्लैक कॉफी बनाता है और प्लेट में लेकर बाहर आ जाता है। जैसे ही वो एक बार फिर से खाना खाने को हुआ, उसे मुस्कान की याद आ गई कि वो भी इसी घर में है। ये ऐड कर अब वो खुद अपनी जगह से उठता है और स्टोर रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। जैसे ही वो डोर खोलता है, देखता है कि मुस्कान चेयर पर बैठी हुई सो रही है और उसने खुद को बस लहंगे की पतली सी चुनरी से ढक रखा है, शायद रात में उसे ठंड लगी होगी। फिर आरव की नज़र नीचे रखी प्लेट और पानी के गिलास और जाती है, जो बिल्कुल वैसे ही रखे थे जैसी गार्ड उन्हें रखा कर गया था। ये देखकर आरव अब गुस्से से मुस्कान को घूरने लगता है और खुद से कहता है, मतलब इस लड़की ने रात ये नूडल्स खाए ही नहीं, कोई खाना ऐसे कैसे बर्बाद कर सकता है। आरव मुस्कान की चेयर के पास जाता है और उसे अपनी एक उंगली लगकर जगाते हुए कहता है, हे मिस फियरलेस, उठो, सुबह हो गई है। मुस्कान ये सुनकर कशमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने आरव का हैंडोस में फेस आ जाता है। वो नीचे से ऊपर आरव को देखने लगती है। आरव लग ही इतना हैंडसम रहा था उस ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट में। फिर मुस्कान उसके चेहरे को देखकर कहती है, मेरी लाइफ की सबसे अच्छी सुबह, जिसमें मुझे जगते ही आपका चेहरा देखने को मिला। आरव ये सुनकर गुस्से से कहता है, अब नीचे चलो और खाना खाओ, पहले रात का खाना तो तुम वैसे भी बर्बाद ही कर चुकी हो। मुस्कान मुंह बनाकर कहती है, उसमें मेरी गलती नहीं है, सारी तुम्हारी गलती है। तुम आए ही नहीं मुझे खाना खिलाने और तुम्हारा इंतजार करते करते कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। आरव उसकी बात को इग्नोर करता है और पानी का गिलास और नूडल्स की प्लेट को उठाकर स्टोर रूम से बाहर आ जाता है। और मुस्कान ये देखकर अपना भरी भरकम पहना हुआ लहंगा अपने हाथों में उठाकर उसके पीछे आती हुई कहती है, अरे मिस्टर किडनैपर, मेरे लिए कपड़े तो लेकर आ जाओ। मैं क्या सारा दिन इस शादी के जोड़े में रहूंगी? मुझे इससे बहुत सारे रेसेस हो चुके हैं, मेरे लिए कपड़े ले आ दो। आरव उसकी ओर मुड़कर कहता है, मैं तुम्हारा कोई पति नहीं हूं जो तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आऊं। जाकर सामने वाले रूम में फ्रेश हो जाओ और वहां पर मेरे कुछ पुराने कपड़े पड़े होंगे, वो ही पहन लेना, कहकर आरव किचन में चला जाता है। मुस्कान उसे जाता देख मुंह बनाने लगती है और फिर सामने वाले रूम में चली जाती है और वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद फ्रेश होए के बाहर आती है। फिर उस रूम के क्लोजेट को ढूंढकर उसे खोलती है तो देखती है कि सामने बहुत सारी शर्ट और जीन्स रखे हुए हैं। वो उन्हें देखकर एक जीन्स निकाल लेती है और उसके साथ ही रेड कलर की शर्ट निकाल लेती है और फिर ड्रॉअर में कैंची ढूंढकर जीन्स को नीचे से काटकर शॉर्ट बना लेती है और फिर वो शॉर्ट पहन लेती है और उसके ऊपर ही रेड कलर की शर्ट को उसके अंदर करके पहन लेती है। फिर जाकर वो खुद को मिरर में देखती है तो मुस्कुराने लगती है, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी दिख रही थी। उसके बाद वो अपने लंबे बाल को लहराती हुई रूम से बाहर निकलकर हॉल में चली जाती है। हॉल ने आरव उसके आने का ही वेट कर रहा था। वो उसे एक नज़र देखता है और फिर कहता है, बैठो और खाना खा लो, वैसे भी रात से भूखी जो हो तो भूख तो लगी ही होगी तुम्हें। मुस्कान उसके पास वाली चेयर पर बैठ जाती है और उसके बेहद करीब अपना चेहरा ले जाकर कहती है, भूख तो बहुत लगी है, लेकिन अगर आप अपने हाथ से 2 निवाले प्यार से भी खिलाएंगे तो सारी भूख मिट जाएगी मेरी। आरव ये सुनकर उसकी तरफ देखने लगता है, जिससे उन दोनों की आंखें आपस में मिल जाती है। आरव उसकी आंखों में एक टक देखने लगता है और वहीं मुस्कान भी मुस्कुराती हुई उसकी आंखों में देख रही थी। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो यही ख़त्म होती है स्टोरी। अब मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, नए करेक्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।